नाउ टेक ओवर कोड में सबसे पहली चीज हम लोग देखी थी इज दैट जैसे द एक्वायरर acquires 25% or more shares in the target company, he has to make a public announcement. ये एक चीज देखी थी, पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब he has to intimate the stock exchange in which the shares are listed, in which the shares of the target are listed, also to the target company जिसके shares वो ओपन ऑफर से खरीदने वाला है. So they will send a intimation to the stock exchange, जैसे कि for example if the shares are listed on national stock exchange, so they will intimate national stock exchange and the company, जो कंपनी टेक ओवर कर रहे हो, टेक ओवर मतलब चंक बाय कर रहे हो. Also they have to give notice in newspaper. न्यूज़पेपर में भी उनको पब्लिश करना पड़ता है. तो पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ही है कि पब्लिश इन न्यूज़पेपर. ऑल्सो ये तो सेबी कंपनी सॉरी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी एंड न्यूज़पेपर में चला गया. तो ये सब एक अनाउंसमेंट है. नाउ एक ऑफर बनाना पड़ता है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं या ऑफर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. कि एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर्स से खरीदना है शेयर्स, तो उनको कुछ लेटर भेजना पड़ेगा कि दिस इज द ऑफर, दिस इज द प्राइस वी आर रेडी टू पे टू बाय योर शेयर्स. तो जो भी ओपन ऑफर है उसका ऑफर डॉक्यूमेंट दे हैव टू सेंड टू द शेयर होल्डर्स, द पब्लिक शेयर होल्डर्स. लेकिन उसके पहले दे हैव टू सेंड अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी. सेबी को एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. नॉर्मली सेबी विल अप्रूव इट. अगर नहीं भी किया, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया सेबी ने, तो 15 डेज के बाद यू कैन सेंड द एक्चुअल ऑफर डॉक्यूमेंट टू द शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर सेबी ने कुछ अप्रूवल नहीं दिया या दे आस्क फॉर मोर क्वेश्चंस, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हो देना पड़ेगा. एंड वंस दे अप्रूव देन यू कैन सेंड द एक्चुअल ऑफर डॉक्यूमेंट टू द शेयर होल्डर्स. एंड आफ्टर यू सेंड द ऑफर डॉक्यूमेंट टू द शेयर होल्डर्स, उनके पास लेटर जाएगा या ईमेल जाएगा. देन टेंडरिंग पीरियड चालू हो जाएगा. टेंडरिंग पीरियड में दे विल ऑफर देयर शेयर्स टू यू, यू विल हैव टू बाय एंड यू विल हैव टू सेटल द पेमेंट विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. कि टेंडरिंग पीरियड खत्म तो जिन्होंने जिन्होंने ऑफर किया है सबको पे ऑफ करके उनके शेयर्स ले लो. सो ओपन ऑफर में अगर शेयर होल्डर्स ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स तो इट विल बिकम सक्सेसफुल. कभी कभी इफ दे डोंट ऑफर ओनली तो फेल हो जाएगा. वो भी देखेंगे हम लोग कि फेल कैसे होता है. सो लेट्स अज्यूम कि वो लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसे एलएनटी के केस में हुआ था. दे ऑफर्ड तो एलएनटी कुड बाय मोर शेयर्स, तो आफ्टरवर्ड्स दे कुड गेट 60% शेयर्स इन द माइंट्री लिमिटेड. तो ओपन ऑफर हुआ सक्सेसफुल. इसका प्राइस, जो ओपन ऑफर का प्राइस रहता है, उसका भी एक मेथड है कैलकुलेशन का. तो उसके लिए हम लोग ने कल देखा था वेटेड वॉल्यूम मार्केट प्राइस या वेटेड वॉल्यूम वेटेड मार्केट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. सो वो देखा था. तो वो सब अभी उसका भी यूज होगा. ओके, तो लेट्स सी क्या होता है. सो इन रियल लाइफ क्या होता है वो देखते हैं, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगा. ठीक है, सो मेरे पास दिस इज द एक्चुअल पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय एलएनटी. कैन एवरीवन सी दिस? सब लोग को दिख रहा है? Yes, ये sir. आपने पेपर में देखा भी रहेगा. ओके, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह आता है, ओके, तो आपके घर में अगर दिख रहा है ना सबको? ओके, यस अद्वैत मानव, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओके,
सो ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आके जाता है, हम लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज कभी क्या अपने को पता नहीं होता क्या है, कुछ तो आया है। इवन आईपीओस वगैरह का पेपर में आता है, बट हम लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन अभी इसके बाद यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट, बिकॉज जैसे आपको समझ गया नाउ विल नोटिस, अरे हाँ इसका ओपन ऑफर आएगा, ऐसा इसका आईपीओ आ रहा है क्या, फिर विल नोटिस एवरीवेयर। रोड पे भी बैनर्स रहते हैं, ट्रेन स्टेशन पे भी रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन, बस के पीछे भी कभी कभी बैनर लगाते हैं। सो एवरीवेयर होर्डिंग्स मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। So this was the actual public announcement जो हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं, Larsen and Toubro and Mindtree का. So this was the actual public announcement made by Larsen and Toubro. ये ऐसा आता है, Mindtree Limited. ओपन ऑफर किसका है? Mindtree Limited. तो ये हम लोग पहले थोड़ा देखेंगे, फिर हम लोग उन्होंने जो ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट किया सेबी के साथ वो भी देखेंगे। ओके, मतलब लेटर ऑफ ऑफर क्या सबमिट किया वो भी देखेंगे। सो लेट्स सी। तो आपको अभी एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, नहीं आया तो बताओ। थोड़ा पहले ये साइड देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। मैं एक काम करता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ करता हूँ तो बीच में आएगा। आई स्विच ऑफ माय वीडियो, ठीक है। अभी देखो, डिटेल्ड, ये क्या बोला है? डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, इसको डीपीएस बोलते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट को डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट लीगल वर्ड्स में बोलते हैं। इट्स अ डिटेल्स पब्लिक स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस 3 सब रेगुलेशन 1 कल पढ़ा था हम लोग ने, जैसे 25% हिट हो गया, आज याद है कल आपने पढ़ा रहेगा तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 मैंने बताया था। एंड रेगुलेशन 4 read with regulations 13, 14, 15 and 15, sub regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India, substantial acquisition of shares and takeovers regulations 2011 as amended to the shareholders of Mindtree Limited. Registered office Mindtree ka Global Village, RVCE, Mysore Road, Bangalore, Karnataka. What is the open offer for? ये देखो, the open offer for acquisition of up to 5 crore 13 lakh 25,371 fully paid equity shares of face value 10 each, जो Mindtree के shares है, of Mindtree Limited target company representing कितना खरीद रहे, L&T कितना खरीदने वाला था, उन्होंने ऑलरेडी अपना उनका 8% ऑलमोस्ट था, फिर 20% उसने इससे विजय सिद्धार्था से लिया, विजय सिद्धार्था, सो 29% उनका हो गया, हम लोगों ने देखा था 28-29% एंड 29% हो गया था, एंड देन दे आर एक्वायरिंग मोर 31%, सो दे आर मेकिंग इट 60%। याद है ना? रिप्रेजेंट 31% ऑफ द वोटिंग शेयर कैपिटल of target company by Larsen and Toubro Limited, the acquirer, with an intention to acquire control of the target company pursuant to and in compliance with the regulations 3, sub-regulation 1 and 4 of the Securities and Exchange Board of India, substantial acquisition of shares and takeover regulations 2011 as amended by SEBI SAST regulations, and reference to a particular regulation shall mean particular regulation of the SEBI SAST regulations. This is the offer. मजा आ रहा है देख के? कुछ तो ऐसे हम लोग ने पढ़ा था वही देख रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है? यस सर। सबको समझा क्या पढ़ा मैंने? सो ये Mindtree Limited BSE पे लिस्टेड थी कि NSE पे? दोनों पे, दोनों पे। पर हाउ कैन अ But बैंगलोर कंपनी बी लिस्टेड ऑन BSE? how can be a Bangalore company can be listed to a BSE मतलब? BSE and NSE are basically stock exchanges जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, तो वहां पे इसका कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब लोकेशन का कुछ लॉजिक नहीं है। वैसे तो एवरी कंपनी इज लिस्टेड, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज लिस्टेड ऑन द BSE, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दे आर जस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, दे आर हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स, मतलब all over the country you can trade on the BSE or NSE, But when you trade, it is either on NSE or BSE or like. because they are the most मतलब used exchanges. Calcutta Stock Exchange भी है, then Madras Stock Exchange भी है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, लेकिन उधर उतना वॉल्यूम नहीं है।
आपने इसमें पढ़ा रहेगा ना, यू सॉ दैट स्कैम मूवी, तो हाँ वो केडिया देखो ना, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में था, तो हाँ वो भी है, अभी भी है, लेकिन द मोस्ट ट्रेडेड, मतलब द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इज बीएसई एंड एनएसई। एनएसई पे ज्यादा है, बीएसई इज उसके बाद, वैसा है। सो नॉर्मली shares are traded on BSE NSE, so that those are more trusted, तो chances of getting a buyer or a seller are much higher there, वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे, तो फटक से ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वैसा है। ऐसा नैस्डैक इज यूएस बेस्ड। नैस्डैक मतलब यूएस। हाँ, तो वहाँ पर भी इंडियन कंपनीज होती है लिस्ट, जो who want to be listed वहाँ पर भी लिस्ट हो सकते हैं ना नैस्डैक में, if they यस want। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay. और जैसे हम लोगने ADR, GDR. फेमा में देखा था, एडीआर आर लिस्टेड ऑलरेडी, इंडियन कंपनीज के एडीआर आर लिस्टेड। So Tata is also listed in Nasdaq, no? Tata नो नो and Son. नो, टाटा सन्स किधर लिस्टेड नहीं, टाटा मोटर्स इज लिस्टेड, Okay. एंड टीसीएस शायद है। So all these big companies are listed there as ADRs, वैसे। ओके, सो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, देन यू स्टार्ट रिसर्च, तो आपको नॉलेज आ जाएगा, विद योर नॉलेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो यू कैन इजीली रीड एनुअल रिपोर्ट्स, यू कैन इजीली रीड व्हाट एवर। अभी ये देखो, ये अगर एक साल पहले अगर आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आता, आप इग्नोर कर देते, छोड़ देते, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू कैन इजीली रीड, आपको समझ जाएगा, बिकॉज आपको पता है, आपने पढ़ाई में किया है। तो फॉर अदर्स, फॉर आउटसाइडर इट इज लाइक, अरे क्या है, क्या गड़बड़ लिखा है, शी, इग्नोर, नेक्स्ट पेज। लेकिन आप अभी आपको, यू कैन जस्ट सी थ्रू व्हाट इज गिवन, आपको लॉ भी पता है उसका, बराबर। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज से ना पूरा आदमी बदल जाता है, पर्सनैलिटी बदल जाता है, बिकॉज आपको वो दिखता है जो लोगों को नहीं दिखता। So that is the beauty of knowledge. That is why they say कि with great knowledge comes great power. Responsibilities. Knowledge is power. Knowledge is power बोलते हैं। And obviously वो स्पाइडरमैन का डायलॉग है, with great power comes great responsibility, वो अलग है। वो भी आप ऐड कर सकते हो कि with great knowledge you get great power, with great power you get great responsibility, वो भी हो सकता है। बट इन रियल वर्ल्ड, मतलब अगर आप ये देखते हो, क्या बोलते हैं, मार्वल मूवीज है वो, तो उसमें सब ये भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सुपर हीरोज दे हैव सम काइंड ऑफ पावर, बट इन रियल वर्ल्ड नॉलेज इज द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन रूल द वर्ल्ड। जैसे अभी कल ही मैंने एक एग्जांपल दिया था, एलॉन मस्क, ही हैज नॉलेज ऑफ थिंग्स, उसने ग्राफ्स किया है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सो दीस गाइज हैड दैट नॉलेज, उसके बाद दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट, अ ग्रेट इन्वेस्टर, नॉलेज। इवन अपना जो ये था, हर्षद मेहता का जो स्कैम मूवी, ये था स्कैम सीरीज, नॉट एट अभिषेक बच्चन वन, द ओरिजिनल, द पहले वाला। अभिषेक बच्चन वाला इज द वर्स्ट, मतलब मैंने देखा, वो इज लाइक टू मच। तो ये अपना है ओरिजिनल जो स्कैम सीरीज है, हंसल मेहता वाला। सो उसमें भी हर्षद मेहता भी वही है कि वो खुद भी बोलता है, मतलब एंड रियल लाइफ में भी उसके इंटरव्यूज है, तो ये सेड की इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो देन आप स्टॉक मार्केट पे भी रूल कर सकते हो, एनीवेयर, मतलब एनीवेयर। सोचो ना, आपके पास नॉलेज है तो आप केबीसी भी जीत सकते हो। सो ये हो गया। नाउ आगे, अभी आपको ना एक एक चीज मैं लेके जाऊंगा इसके थ्रू, वही अपने सिलेबस में है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, वो थियरी है, जो आपको बोर होता है पढ़ने के लिए, लेकिन ये कैसा है, मजा आता है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। दिस विल इंक्रीज योर, मतलब इंटरेस्ट, दैट विल डिक्रीज योर इंटरेस्ट, बराबर। तो ये थोड़ा अपने को इंटरेस्ट क्रिएट करना है। देखो, दिस डिटेल्ड पब्लिक स्टेट, पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने पढ़ूंगा, डोंट वरी। दिस डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, डीपीएस, is being issued by Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited. The managers to this offer, managers मतलब they are the merchant bankers. मैंने बताया था कल कि ऑफर जो भी होगा मर्चेंट बैंकर के थ्रू होता है, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर। और नॉर्मली बड़े इशू में अभी पैसा देखो कितना इन्वॉल्व रहेगा, 10,000 करोड़ का कुछ ऑफर था ये, तो ओवरऑल 10,000 करोड़। तो जनरली एक 2-3 मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंटेड होते हैं, एंड ये सब बैंक ही रहते हैं जिनके ये ब्रांचेस रहते हैं। ब्रांचेस पे से अलावा बोल सकते हो देयर सब्सिडियरीज, दे आर, इट्स देयर सब्सिडरी ऑफ एक्सिस बैंक, दैट इज एक्सिस कैपिटल। जैसे एसबीआई का भी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स है, ये सिटी ग्रुप का ग्लोबल मार्केट,
सिटी ग्रुप वगैरह जो है ना, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, ये लोग इंडिया में ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग कम है उनका। सिटी ग्रुप ग्लोबल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, द मैनेजर्स टू दिस ऑफर, they together referred to as the managers to the open offer, उसको अभी मैनेजर्स बोलेंगे, मतलब द लीड मैनेजर्स या वैसा बोलते हैं, दे आर द मर्चेंट बैंकर्स बेसिकली, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसना है तो ये सब नाम याद रखो, रेज्यूमे इनको डालने का फिर, ठीक है। ये भी आपको एक पता होगा कि अरे हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो दीज आर द पीपल यू शुड टारगेट। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आई टू टीच इन महेश ट्यूटोरियल्स बहुत साल पहले, तो तभी वहां पे बैंकिंग का कोर्स चलता था, तो मैं सिखा रहा था उधर। तो बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए वो लोग आते थे, तो उनको लगता था फाइनेंस मतलब सिर्फ बैंक्स, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को लगता था फाइनेंस मतलब ओनली बैंक्स, बैंकिंग कंपनी जो है अपने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको लगता था वही फाइनेंस मतलब वो। बट फाइनेंस वर्ल्ड इज सो वास्ट, इसमें बैंक्स आएंगे जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो सब, उसमें भी अलग अलग है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सरगैस, सुजीवन, उजीवन, इक्विटास, ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स देते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं। देन एनबीएफसीज आता है, एनबीएफसीज बेसिकली बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, जो लोन्स देते हैं, उनके पास डिपॉजिट भी कर सकते हो। चोलामंडलम, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब है। फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिसमें जहां पे आप काम कर सकते हो। फिर इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ मतलब दोज हु इंश्योर लाइफ, जनरल मतलब दोज हु इंश्योर फायर इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, या आजकल तो क्रॉप इंश्योरेंस, फिर आजकल तो मोबाइल इंश्योरेंस भी आ गया है। एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट इज नॉट लाइफ इज जनरल इंश्योरेंस। हॉस्पिटल इंश्योरेंस, अपना हेल्थ केयर, मेडिक्लेम बोलते हैं उसको, तो वो आ गया। प्लस ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स के पास काम कर सकते हो, लाइक मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग। देन यू कैन वर्क विद investment bankers like these, Axis Capital, Citigroup. So ऐसे बहुत प्लेयर्स है मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में, जहां पे यू कैन अप्लाई, जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। फिर वेंचर फंड्स भी है, एक मुंबई एंजल्स करके कंपनी है, मुंबई एंजल्स, दे आर एंजल इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें भी कर सकते हो। सो ये सब याद रखो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट या ये नॉलेज आपको मिल रहा है, याद रखो, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये लेक्चर में मिलेगा, तो याद रखना है। Axis Capital Limited, Citigroup, these are the lead managers for on behalf of the acquirer. अभी acquirer L&T है, वो थोड़ी सब फाइल करेगा, वो अपॉइंट करेगा। ओपन ऑफर वगैरह कैसा है, acquirer has to वगैरह करना है, लॉ क्या बोलता है कि acquirer has to do it, लेकिन acquirer थोड़ी खुद करेगा, he will appoint a merchant banker who will do everything। merchant banker का काम वही है कि he will just, the L&T management will just say to Citigroup and Axis कि बॉस हम लोग को ये ओपन ऑफर करना है, do the formalities। so सब काम करेंगे कौन, ये लोग। पैसा वैसा सिर्फ सिर्फ पैसा देने का काम कौन करेगा, L&T। बाकी सब अरेंजमेंट, पेमेंट वीमेंट सब कौन, ये लोग देख लेंगे, ठीक है। वो अपना काम नहीं है, तो इनका काम है, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग कमीशन फ्रॉम अस। इन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस 3, सब रेगुलेशन 1, ये सब अपना नॉर्मल। अभी ये देखो, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्वायरर इन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, सब जो रेगुलेशंस है of the SEBI SAST regulations pursuant to public announcement made on 18th March 2019। 18th March 2019 को they made a public announcement। उसके बाद ये लोग ने ये पेपर में दिया है एडवर्टाइजमेंट ये। सो 18 मार्च को उन्होंने क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, मतलब क्या, दे इंटीमेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस एंड दे इंटीमेटेड द कंपनी। उसके बाद इन्होंने ये पेपर में पब्लिश किया, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कौन सा रहेगा, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। सो pursuant to the public announcement made on 18th March 2019,
So detailed public statement is being issued by this after the public announcement that was made on 18th March 2019. And public announcement किसको किया था? To the BSE Limited, Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange, and also was filed with the Securities Exchange Board of India on 19 March 2019 and sent to target company on 18 March 19. सेबी को एक दिन बाद में किया रहेगा, लेकिन BSE एंड जो टारगेट कंपनी है मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस है एंड टारगेट कंपनी है उनको 18 को दिया रहेगा एंड उसके बाद सेबी को दिया रहेगा एंड देन दे हैव पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर में आया रहेगा. इसका भी टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. 18 मार्च ये डेट को अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद ये पब्लिश हुआ है. इसका डेट पता नहीं रहेगा, उसके बाद एक नेक्स्ट डे ही रहेगा. सो बेसिकली किसको इसको दिया? बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंज बोला है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह लिस्टेड है तो दोनों जगह दिया है. ओके, एंड इट वाज द पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन 18 मार्च. पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया, दे विल पब्लिश ऑन दैट टिकर. वो टिकर पे आ जाएगा तो सब लोग देख लेंगे, उनके साइट पे भी आ जाएगा तो सब लोग देख लेंगे. जैसे देख लेंगे, इवन सेबी के साइट पे आ जाता है, सो एनीबडी कैन व्यू इट. जैसे आप आरओसी कंपनीज एक्ट में आरओसी के पास जो भी फाइल करते हैं, इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वैसे टाइप का है. सो एंड देन वी आर गिविंग अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर. इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर, ऑलवेज याद रखो, इंग्लिश वर्नाक्युलर. अभी यहाँ पे शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स मींस ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी other than the acquirer himself, because acquirer के पास भी थोड़े shares है, that is why he is making open offer. And parties क्या बोलते हैं? पैक को क्या फुल फॉर्म था? पार्टीज फुल फॉर्म मुझे भूल गया. What was the full form of PAC? Can someone tell me? Parties acting in concert. ये सब भूल के नहीं चलेगा. I was testing you. ठीक है? क्या टारगेट कंपनी का एक्वायरर एंड पार्टीज एक्टिंग इन कंसर्ट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एक्वायरर एंड पार्टीज एक्टिंग इन कंसर्ट, उनके शेयर्स, वो भी शेयर होल्डर है, उनके पास भी शेयर्स है कंपनी के, उनके पास 25% रहेंगे. दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग ओपन ऑफर. तो वो छोड़ के बाकी जो शेयर होल्डर्स है, क्या द शेयर होल्डर्स इन दिस केस. सो ओपन ऑफर टू शेयर होल्डर्स मतलब बाकी लोगों को, खुद को ही ऑफर नहीं कर रहे. सो शेयर होल्डर्स मींस ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी अदर देन द एक्वायरर एंड parties acting in concert, and a persons deemed to be acting in concert with the parties to the, यहाँ पे SPA करके बोला है, उसका फुल फॉर्म बाद में बताता हूँ. Pursuant to and in compliance with the SEBI SAS regulations. तो जो खुद के पास ही है, एक्वायरर के पास एंड पर्सन्स एक्टिंग कंसर्न के पास, उनके पास छोड़ के बाकी जो है उनको ऑफर कर रहे हैं. फिर यहाँ पे एक्वायरर कौन है? एक्वायरर लार्सन एंड टूब्रो is publicly listed company incorporated on February 7, 1946. उसका corporate identification number, every company has an identification number under the Companies Act 1913 में incorporated है, उन पुराने एक्ट में. ओल्ड एक्ट है, ब्रिटिश कंपनी एक्चुअली है, ब्रिटिश जमाने से कंपनी है. एंड द नेम ऑफ द एक्वायरर हैज नॉट चेंज सिंस इंसेप्शन. वही है. द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट L&T हाउस, बालाड स्टेट, मुंबई. एक्वायरर इज पार्ट ऑफ द लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप. लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप है, उसमें आईटी कंपनीज है, तो बहुत सारे कंपनीज है उसमें. तो इसमें ये भी मतलब लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड इज पार्ट ऑफ द L&T ग्रुप. एंड उसके बारे में थोड़ा कि L&T इज अ मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट एंड विद ग्लोबल ऑपरेशंस, वो सब उसके बारे में. ठीक है. फिर जो एक्वायरर है उसके बारे में भी थोड़ा दिखाना पड़ता है कि एक्वायरर क्या, उसका बैकिंग क्या है, हाउ मच, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्वायरर. एक्वायरर कितना स्ट्रांग पार्टी है, तो ये देख के शेयर होल्डर्स पिघल गए थे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि L&T वाज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन Mindtree. L&T इज लाइक अ व्हेल. तो ये देख के ही शेयर होल्डर्स उधर ही सोल्ड आउट हो गए. तो देखो L&T का द की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्वायरर दिया है. द रुपीज इन मिलियंस है, ये मिलियंस में वर्ड है. सो इनटू 10 lakhs करना है. टोटल रेवेन्यू देखो फॉर द ईयर 16-17, ये बेसिकली कभी हुआ एक्विजिशन, ये अनाउंसमेंट कभी हो रहा है? 19 में हो रहा है, मार्च 19 के आसपास. तो उसके पहले के ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स देखते हैं. सो यहाँ पे 2016 का दिया है रेवेन्यू, इट वाज 10,28,796 million.
फिर 11 lakhs 13,551 million, फिर 12 lakh 12,743 million. So it is a growing company. And ये 9 months ended, मतलब just before the open offer, 9 months ended लिया है till from you can say April से 9 months कभी complete होता है December तक लिया रहेगा, because March में they are making the open offer, जहाँ पे the year is not complete yet, मतलब quarter भी complete नहीं हुआ. So they make open offers during the month of March only, because March is the end of the financial year. No, So not like necessary. to give Not the no, not necessary. Not necessary. They can make anytime, anytime. Because ये कैसा हुआ जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, उस दिन 18 मार्च था, बराबर 18 मार्च. हाँ 18 मार्च के पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हो रहा है? दिसंबर. मार्च तो खत्म नहीं हो रहा है. So दिसंबर, that is why 9 months ended December. वैसा. So अगर अप्रैल में करते तो they could have done for the year ended 31st March 2019 तक कर देते, because they would have the statements. वैसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हो. ओके, सो उसके पहले का क्वार्टर एंडेड दिखाना पड़ेगा. This is the quarter ended, that is 9 months ended from April to December. So this was the revenue. फिर net income, that is the profit. Profit देखो यहाँ पे 42,000 है, फिर 60,000, 73, and for 9 months it is 54. So for the 12 months hopefully 75 के आसपास जा सकता है. फिर earnings per share is what? The net profit after tax, assuming की preference shares नहीं है, net profit after tax upon the number of equity shares. So EPS देखो 30 है, फिर 43, it is a growing EPS. Just see completed years, you can see 30, 43, 52 is a sign की earnings per share is a indicator that a company is doing very well. So increasing EPS is showing that the profits are increasing, and definitely they are increasing. Diluted EPS मतलब क्या? So how do you calculate EPS? Calculate EPS is basically net profit after tax. This will be this part will be seeing in finance. ये financial management का part है. लेकिन बस बताता हूँ कि it will be, एक मिनट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आएगा कैसा होता है. हम लोग EBIT निकालते हैं. EBIT मतलब क्या? Earning before interest tax. Perfect. उसके बाद इससे जाता है इंटरेस्ट. ओके, व्हाट रिमेन्स इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स. फिर जाता है टैक्स. ओके, सो PBT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या पैट बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या पैट, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलते हैं. इससे अगर यू हैव इशूड प्रेफरेंस शेयर्स तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अर्निंग्स available for equity shareholders after the preference shares are paid. Equity shareholders को जो अवेलेबल है वो, assuming चलो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स नहीं है, तो हाँ तो ये रहेगा. this is what is available for the equity shareholders. So just ये डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय number of equity shares. That will give you EPS. So this will give you earnings per share. So that is an indicator कि what a share is earning. So higher the amount, better the shareholders are earning. वैसे, because end of the day जो profits है are divided, मतलब ऐसे पकड़ दे कि it will be divided among the shareholders. So EPS is the indicator. ये finance में हम लोग पढ़ेंगे obviously. Coming back, and diluted EPS. अभी बहुत बार कंपनीज क्या करती है, they issue convertible securities like debentures, preference shares जो convertible है. So while calculating EPS, जो डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो उसमें हम लोग वो भी लेते हैं कि अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स हो गए तो कितने शेयर्स बढ़ेंगे, तो उसका इफेक्ट भी हम लोग ले लेते हैं कि टुमारो इफ द डिबेंचर्स एक्चुअली कन्वर्ट और द प्रेफरेंस शेयर्स एक्चुअली कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, तो फिर एक्चुअल शेयर्स कितने रहेंगे, तो वो लेके हम लोग निकालते हैं. तो इट विल डाइल्यूट द अर्निंग्स. क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर विल इंक्रीज. Because suppose I have issued 1 lakh, suppose L&T has issued 1 lakh debentures, जो कल इक्विटी शेयर्स बनने वाले हैं, they will be converting into 1 lakh equity shares. So obviously number of equity shares will increase by 1 lakh. So same earnings will be divided by more number of equity shares. So that will obviously dilute the earnings.
सो उसका इफेक्ट दिखाना पड़ता है. ओके. एंड नेटवर्थ अपॉन शेयरहोल्डर्स फंड्स. नेटवर्थ और शेयरहोल्डर्स फंड्स. नेटवर्थ अपॉन है नेटवर्थ और शेयरहोल्डर्स फंड्स. सो बेसिकली शेयर कैपिटल रिजर्व्स या एसेटलेस लायबिलिटीज वो दिखाया. So that is also increasing. ये सब है. सो एक्वायरर के बारे में दिया है. फिर डिटेल्स ऑफ सेलर दिया है कि हम लोगों ने किससे खरीदा जिसके वजह से ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया. वीजी सिद्धार्था. सो डिटेल्स ऑफ वीजी सिद्धार्था आर गिवन. अभी सिद्धार्था वाज नॉट होल्डिंग 20% अलोन. उसके कंपनीज है. तो कॉफी डे ट्रेडिंग लिमिटेड से वो थोड़ा होल्ड कर रहा था, कॉफी डे एंटरप्राइज थोड़ा होल्ड कर रहा था. तो ये तीनों सेलर्स थे जिनसे एलएनटी परचेस 20%. मतलब वीजी सिद्धार्थ एक ही थे, लेकिन उसने कैसा रहता है कि वीजी सिद्धार्थ वाज होल्डिंग द होल 20%. थोड़ा वो खुद होल्ड कर रहा था, थोड़ा उसका कंपनी होल्ड कर रहा था, थोड़ा दूसरा कंपनी उसका होल्ड कर रहा था. तो कैफे कॉफी डे वाज हिज कंपनी. सो डिटेल्स ऑफ वीजी सिद्धार्था, द सेलर जिसने 25% उन्होंने 20% खरीदा, वो जिसके वजह से ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ. सो कॉफी डे ट्रेडिंग लिमिटेड, कॉफी डे एंटरप्राइजेस एंड वीजी सिद्धार्था हिमसेल्फ. कलेक्टिवली दे आर द सेलर्स अंडर द शेयर परचेस एग्रीमेंट, जिसके तहत ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया है. तो वो भी बताना पड़ेगा ना कि क्यों हम लोग कर रहे हैं. ऐसे टाइम पास मन में आए ओपन ऑफर नहीं कर रहे, नहीं तो वॉलंटरी ओपन ऑफर हो जाएगा. मैंडेटरी है बिकॉज हम लोगों ने एक खरीदा है. सो विजय सिद्धार्था इज एन इंडिविजुअल रिसाइडिंग, वो सब उसका एड्रेस बिड्रेस. ही इज नॉट अ प्रमोटर, ही इज नॉट अ प्रमोटर और पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप. प्रमोटर ग्रुप और था कोई. ही वाज जस्ट द इन्वेस्टर. His shareholding in the target company before the underlying transaction representing 3.23% of paid up equity capital and 3.2% of the voting capital. So 3.323% वो खुद होल्ड कर रहा था अपना, इंडिविजुअल अपने नाम पे. देन उसकी जो कंपनी है कॉफी डे ट्रेडिंग, इट वाज होल्डिंग 6.9%, 6.09%. एंड दूसरी जो कंपनी है कॉफी डे एंटरप्राइजेस वाज होल्डिंग हाउ मच 10.63. तो यू एड अप 10.63 6.09 कितना हो गया 10.63 एंड 6.09 अगर किया तो 16.70% होता है. 16.70 एंड 3.23 उसमें आ गया तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट समथिंग हो जाता है. दैट इज व्हाट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम वीजी सिद्धार्था. टारगेट कंपनी कौन है अपनी, जिसका नाम ऊपर लिखा था. टारगेट कंपनी के बारे में लिखना पड़ेगा. इज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बेयरिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दिया है. द टारगेट कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज माइंडट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड on 6 November 2006. The target company ceased to be a private company and became a public company. As आप हम लोगों को पता है कि ये कंपनी 99 में चालू हुई and within 20 years it became a very big company. तो 99 में जब चालू की, it was a private limited. And 2006 में, that is within 7 years, it got converted to public company because the business was so much that they had to convert to public company because they planned on issuing the shares to the public. सोचो 7 साल में they went public, तो क्या ग्रोथ रहेगा सोचो बिजनेस में. 7 साल में तो आदमी उधर का उधर रह जाता है. 7 साल में दे टुक द कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. विप्रो छोड़ के आए, कंपनी चालू की, 7 साल में पब्लिक लेके गए. सोचो क्या ग्रोथ रहेगा. एंड द वर्स्ट पार्ट पता है, जोक बताऊंगा मैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि ड्यूरिंग दोज लास्ट 10 years बिफोर द एलएनटी टुक ओवर, माइंडट्री वाज ऑन एन एक्विजिशन स्प्री. दे वर एक्चुअली बाइंग कंपनीज इन यूएस एंड अदर कंट्रीज. दे आर एक्चुअली एक्वायरिंग. तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि अपने को ही एक्वायर किया जाएगा. कभी ये मारो सर्च, देवर ऑन एक्वायरिंग स्प्री. जैसे अभी रिसेंटली विप्रो इज ऑन एक्विजिशन स्प्री, जैसे वो लोग भी एक्वायर कर रहे थे, खुद ही टारगेट बन गए. बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना है ना खतरनाक है कि पूछो मत. तो बोलते हैं ना, स्टार्ट हंटिंग और गेट हंटेड, वैसा टाइप का डायलॉग है उधर. सो वहां पे ऑलवेज इट्स लाइक अ जंगल. The big animal will always hunt you if you don't become or you don't save yourself from him. So L&T is like a tiger in the forest or a lion. तो वो हंट करेंगे. ये तो छोटे छोटे ये है उसके सामने. So the target company ceased to be private company and the name of the target company was changed
to Mindtree Consulting Limited, because private limited पहले था, फिर limited हो गया. Public company के end में limited रहता है, private company के end में private limited रहता है. Subsequently, on March 28, 2008, the name of target company was changed to Mindtree Consulting Limited to Mindtree Limited. तो उन्होंने नाम भी चेंज किया, कंसल्टिंग निकाल दिया, Mindtree Limited कर दिया. The registered office is in Bangalore, कर्नाटका. फिर उसका भी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया है, की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ टारगेट कंपनी वो भी दिया है यहाँ पे. ये देखो, ये उसका दिया है. नाउ जितना इनका रेवेन्यू है उतना तो एल&टी का प्रॉफिट है. देखो ना, ये देखो इसका कितना प्रॉफिट है, 54, ये सब नेट इनकम है, उतना तो इनका रेवेन्यू है. एंड वेयर एज मैंने बोला 10 टाइम्स बिगर, इसका रेवेन्यू देखो ना, 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख, एंड यहाँ पे 56, 52, 47. So that is why I said कि 10 times bigger, and profit और कम है इसका. But obviously for a IT company it was doing good, but L&T is like a whale, and वो company भी वैसा है, अलग है वो. It's a conglomerate, but it is everywhere. आजकल तो रियल एस्टेट में भी आ गया. You go to परेड साइड, परेड नहीं, कौन सा वो अपना पवई साइड वगैरह, L&T का जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है. एवरीवेयर दे आर बिल्डिंग. तो वो लोग रियल एस्टेट पे भी आ गए अभी. प्लस दे आर इनटू म्यूचुअल फंड बिजनेस, दे आर इनटू टेक्नोलॉजी में तो है, आईटी में है, L&T टेक करके है. So L&T is which country's company? L&T बेसिकली कैसा है ना, इंडिया में दो इंजीनियर्स थे, लार्सन एंड टुब्रो, उन्होंने चालू किया है. अभी उनका ओरिजिन एग्जैक्टली देखना पड़ेगा किधर से है, सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. बट ब्रिटिश नहीं थे मेरे ख्याल से, किधर थे, दूसरे थे, देखना पड़ेगा, सर्च कर सकते हैं. गुड क्वेश्चन. तो अभी इतना पुराना है ओरिजिन. डैनिश इंजीनियर्स, वैसा डैनिश. तो लार्सन एंड टुब्रो करके थे, उन्होंने चालू किया. सो वाज फाउंडेड इंडिया में ही, उन्होंने चालू किया. एंड फिर वो लोग चले गए. कंपनी तो आपको पता है, कंपनीज लाइक इट विल गो ऑन एंड ऑन, परपेचुअल सक्सेशन बोलते. देखो, इट वाज फाउंडेड बाय 2 डैनिश इंजीनियर्स टेकिंग रेफ्यूज इन इंडिया. तो ऐसा है. Which was the first L&T company? Like which sector were they in? ओरिजिनली अगर देखोगे ना तो दे वर इंजीनियरिंग कंपनी, मतलब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वैसा वो लोग करते थे. Because it was before independence. हाँ, मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग, इट्स इंजीनियरिंग कंपनी, ओरिजिनल इट्स इंजीनियरिंग कंपनी. सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है वो लेते हैं. And it's still there. इट इज स्टिल देयर डेफिनेटली. 1913 से. एंड कंपनी का कैसा रहता है कि कंपनी विल गो ऑन, जैसे कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि कंपनी विल गो ऑन, मेंबर्स में कम एंड गो, तो चालू है. इनफैक्ट व्हेन धीरूभाई अंबानी वाज देयर, he almost took over L&T. आज L&T ये कंपनी दिख रहा है, इतना बड़ा ग्रुप, इट वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलायंस एम्पायर. सो धीरूभाई अंबानी ने ऐसा गेम खेला था कि he was actually taking over L&T. मुकेश अंबानी उसके बोर्ड पे जाके बैठ भी गया था. बट वो टाइम पे धीरूभाई अंबानी का जो दुश्मन था, नुस्ली वाडिया इज द ओनर ऑफ बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, ये सब जो वाडिया ग्रुप बोलते हैं, गो एयर वगैरह सुना रहेगा, किंग्स 11 पंजाब. सो नुस्ली वाडिया वाज एक से एक, वो भी एक खतरनाक था, वो एकदम धीरूभाई अंबानी का जान दुश्मन था. तो ही स्टार्टेड, जैसे अभी कैसे एंटी मोदी कैंपेन चालू हो जाता है, पेपर में आता है ये वो, या कोई भी किसी को कुछ पसंद नहीं है तो उसके बारे में चालू हो जाता है अपोजिशन, तो ऐसा. तो दे नुस्ली वाडिया अलॉन्ग विद इंडियन एक्सप्रेस का रामनाथ गोयंका करके था ना. रामनाथ गोयंका वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, मतलब मीडिया का आदमी था वो. एंड दैट टाइम कैसा था इंडिया में, द ओनली मीडिया वाज न्यूज़पेपर.
द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया वाज न्यूज़पेपर एंड रेडियो. मतलब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, दिन रात न्यूज़पेपर पढ़ते थे. दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट. तो इंडियन एक्सप्रेस स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट दिस कि धीरूभाई इज ट्राइंग टू टेक ओवर एलएनटी एंड वो बराबर नहीं कर रहा है. जैसे अभी कैसे चलता है कि अदानी ये कर रहा है, अदानी वो कर रहा है, वैसा टाइप का ही तभी तभी से चल रहा है वो. मतलब तभी से दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स. सो नुस्ली वाडिया एंड दिस गाय रामनाथ गोयनका, they were strong opponents of धीरूभाई अंबानी. So they used to oppose कि ये ऐसा ऊपर आ रहा है, ये करप्शन कर रहा है, ये वो. So they started a campaign जिसके वजह से end of the day मुकेश अंबानी had to quit the board of L&T and L&T was saved. नहीं तो L&T almost गया था. It was almost, मतलब ऐसा लोग वो बात करते थे ना, L&T अंबानी ऐसा. So आज है thanks to नुस्ली वाडिया and रामनाथ गोयनका. रामनाथ गोयनका was the, मतलब he was a, मतलब a great person, मतलब अलग ही था. इंडियन एक्सप्रेस आज भी अगर देखोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस आज भी उसका जो न्यूज क्वालिटी है वो अलग ही लेवल का है. मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखोगे साइड बाय साइड, तो कंटेंट वाइज इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट. आज भी मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ. अमेजिंग. उसके जो ओपिनियन करके सेक्शन है, अमेजिंग. मतलब जो उनके जो एडिटोरियल्स है, क्या लिखते हैं वो लोग, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स भी कुछ नहीं उसके सामने. अमेजिंग पेपर इंडियन एक्सप्रेस. एंड बिजनेस न्यूज अगर पढ़ना है आपको, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज गुड, एचटी मिंट इज गुड. इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ नहीं है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल, ये एचटी मिंट. अब तो एप्स आ गए, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ऐप अच्छा है, एचटी मिंट का ऐप अच्छा है, बट एचटी मिंट बाद में पैसा मांगने लगता है. सो फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज गुड. यू शुड बी अपडेटेड अबाउट दिस. सो एलएनटी ग्रुप भी बच गया. ये तो एलएनटी एंड देन एलएनटी एक्सपांडेड लाइक क्रेजी. मतलब आज वो सब जगह है, बिकॉज एक बार आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि यू कैन एक्सपांड एनी. आजकल तो दे आर ऑल्सो मेकिंग, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय इसरो ऑल्सो. इसरो के लिए भी वो लोग बनाते, डिफेंस के लिए बनाते, सबके लिए बनाते. इनफैक्ट फ्रांस में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसका भी पार्ट वो लोग बना के देते हैं, सब एवरीथिंग. Have you seen Ford versus Ferrari? यस ऑब्वियसली. वो भी व्हाट, एक सवाल है क्या? उसने बस the Ford was trying to take over Ferrari and then what happened? या He was- या उसमें वो एनजो फरारी डिडंट वांट टू सेल ना. Yeah, he insulted Ford, no? या And ही then इंसल्टेड एंड Ford- उसके वजह से फोर्ड हैड टू. या अमेजिंग मूवी, अमेजिंग मूवी. Ferrari insulted Lamborghini wala bhi and Ford also. Ferrari created enemies on its या own. एग्जैक्टली. आज फेरारी के वजह से लैम्बोर्गिनी है एंड फोर्ड है. Ford है, हाँ. वैसा उसने है. लोगों की इंसल्ट की, सब उसके सामने खड़े हो गए फिर Ferrari के. ओके, यू आर सेइंग लाइक दिस ना. और एक ऐसे ही एक एग्जांपल है, यू नो, नारायण मूर्ति. नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का ओनर है ना, he had gone to अजीम प्रेमजी फॉर अ जॉब. तो अजीम प्रेमजी ने उसको जॉब नहीं दिया. he started his own company. आज इन्फोसिस इज बिगर देन विप्रो. तो ऐसी भी स्टोरीज. तो आज वो लोग एक साथ इंटरव्यू देते हैं एंड नारायण मूर्ति सेज कि he refused me a job, so I started a company. तो ऐसा है. सो स्टोरीज ऐसे ऐसी होती है, मतलब ऐसी होती है. अभी ग्रेट लोगों की स्टोरीज वैसी होती है, मतलब दे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल वॉल्ट डिज्नी was rejected several times and people used to say you are not even creative. Used to try for creative jobs and all that, cartoonist है वो. तो people used to reject him by saying that you are not creative. तो सोचो अगर उसने हार मान ली होती कि नहीं मैं क्रिएटिव नहीं हूं, तो आज वॉल्ट डिज्नी आपको पता है क्या है? इट इज द सिनोनिम ऑफ क्रिएटिव. फिर अमिताभ बच्चन was rejected by radio. He used to try, he wanted to be a radio jockey. So he was rejected by radio companies because that time radio बहुत in radio and paper मैंने बताया. So they used to say कि your voice is not great. अमिताभ बच्चन का वॉइस आज सब जगह है. अमिताभ बच्चन का वॉइस एड को वॉइस देते हैं, मूवीज में है, एवरीवेयर. सो ऐसा है, मतलब इट इज बेसिकली ये कैसी चीजें पता है. दिस इज लाइक, एक तो मतलब थोड़ी डेस्टिनी की बात है कि अगर आपके डेस्टिनी में है तो वो हो जाता है. मतलब मे बी यहाँ से आपको रिजेक्शन आ जाएगा, एक साइड पे आपको रिजेक्शन आ जाएगा बिकॉज मे बी सम अदर डोर इज ओपनिंग फॉर यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ वॉज रिजेक्टेड ऑन रेडियो बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी रेडियो जॉकी बिकॉज ही वॉज मेंट टू बी अ सुपरस्टार. वैसा है. सो वैसा है, लाइफ वैसा है. सो
थोड़ा कुछ तो लिखा हुआ है आपके बारे में, मतलब समटाइम्स बोलते हैं ना कि देयर इज समथिंग, मतलब कुछ तो डेस्टिनी टाइप है, मतलब हम लोग कितना भी बोले ना कि ये मैं खुद का लाइफ खुद लिखता हूँ वगैरह, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ डेस्टिनी। अगर आपके लाइफ में लिखा है कि यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल, यू विल बी अ सुपरस्टार, तो आप सुपरस्टार बनेंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू। जैसे शाहरुख खान, अभी शाहरुख खान में एक्चुअली स्पीकिंग क्या है, बट उसके डेस्टिनी में लिखा था कि वो बड़ा स्टार बनने वाला है, एंड ही यूज्ड टू आल्सो बिलीव दैट कि मैं बनने वाला हूँ बड़ा स्टार, तो ही वाज आल्सो रिजेक्टेड, लेकिन आज देखो किधर की किधर है। एंड जिनको एक्चुअली फिल्मी बैकग्राउंड है, वो उसके पास में भी नहीं है आज। जैसे फॉर एग्जाम्पल संजय कपूर जो अनिल कपूर का भाई है, वो किधर आ गया, कुछ नहीं है वो। सो शाहरुख खान जो कहाँ से आ गया और कहाँ चला गया, वैसा है। सो सबका अपना अपना डेस्टिनी है। जैसे ही एंजो फरारी अभी लैम्बोर्गिनी वाला जो था, तो ही गॉट इंसल्टेड डेफिनेटली, एंड मे बी इट वाज लाइक उसका वो ईगो हर्ट हो गया, उसने किया, बट ऐसा ईगो हर्ट हो गया तो हम लोग चालू करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम सबका ईगो हर्ट होता है तो हम लोग भी नेक्स्ट डे कुछ करेंगे, करने को ट्राई करते हैं, बट सबके साथ सबसे होता नहीं है ना वो, तो वो उसमें वो बंदा ही वैसा था वो, तो वो भी है। तो इंसल्ट हुआ डेफिनेटली, उसका ईगो ट्रिगर हुआ डेफिनेटली, एंड उसने किया, बट ही वाज मेंट टू बी ग्रेट, दैट इज व्हाई ही कुड डू दैट। तो वैसे तो मैं तो कितनी बार ऐसे भड़क के सोचा हूँ कि अभी यस मैं करके दिखाऊंगा, तो वैसा नहीं है। इट इज हम लोग ने कितनी बार हम सोचते हैं कि यस अभी तो मैं यस इसको अभी दिखाऊंगा मैं, बट वी कैन नॉट स्टार्ट अ लैम्बोर्गिनी ना। तो अब वो थोड़ा लिखा हुआ रहता है किधर, तो एक मतलब ओवर द इयर्स मुझे ऐसा थोड़ा बिलीफ है कि किधर तो लिखा हुआ रहता है अपना डेस्टिनी। एंड जैसे ही आपको ट्रैक मिल जाता है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। मतलब यू माइट गेट रिजेक्टेड एवरीवेयर, बट वैसा जैसे आपको ट्रैक राइट ट्रैक पे आ गया, यू विल बी लाइक अ सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस। सो वैसा है, अलग अलग चीजें हैं, बट यस अमेजिंग मूवी। क्या मूवी था वो, एंड इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। जो रेसर है वो भी, एंड दैट शेल्बी आल्सो, इनफैक्ट फोर्ड शेल्बी करके कार भी है। कैट माइल्स और कॉरल शेल्बी। या सो ये रियल स्टोरीज है, मतलब जिन्होंने देखा नहीं है प्लीज वॉच फोर्ड वर्सेस फरारी, अमेजिंग मूवी। कुछ इंग्लिश मूवीज आर लाइक क्लासिक्स, दे आर लाइक एजुकेशन, मतलब यू हैव टू वॉच। Sir, you should watch How to Get Away with the Murder. ओके, It's a वो good भी series. अच्छा है। इनफैक्ट हाँ. लास्ट टाइम आई एंजॉयड दैट पीकी ब्लाइंडर्स, पीकी ब्लाइंडर्स अमेजिंग, मतलब क्या था, मतलब बहुत साल के बाद ऐसा थोड़ा अच्छा सीरीज मिला, मतलब यू सजेस्टेड मी, इट वाज अमेजिंग, Actor is also amazing. अमेजिंग अमेजिंग। He was in Batman also. या Ed Murphy, yeah. And the वो तो point is, मतलब क्रिस्टोफर नोलान के हर मूवी में होता ही है, Yeah. और अभी Christopher Nolan movies are too good. टू गुड टू गुड। एंड और उसका जो ना वो ये भी सेट है, मतलब वो हमेशा उसके लोगों को ही लेगा वो, टॉम हार्डी Agree. उसका एक फिक्स है वैसे। But the अभी mindset on which he thinks is crazy. या क्रेजी, मतलब आफ्टर द मूवी यू आर लाइक कि क्या हुआ एग्जैक्टली, एंडिंग क्या हुआ, ऐसा होता है हमेशा। मतलब Yeah. इंसेप्शन हो या Inception. जो भी है। Tenet देखा Tenet? नहीं टेनेट देखना है, टेनेट देखना है, Yeah. Too good. बट अमेजिंग। मतलब पीकी ब्लाइंडर्स मैंने देखा, मतलब गौरव सजेस्टेड मी, बिकॉज बीच में Amazing. कुछ ऐसा ये आया था, कुछ ऐसा ग्रेट सीरीज नहीं था, जो सजेस्टेड तो मैंने देखा, तो अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग। sir, और season म्यूजिक, क्या म्यूजिक दिया है। Yeah. it will be like Hitler will be coming. Hitler भी Yeah. अच्छा होगा. It will be ओके like next level. ओके, बट म्यूजिक उसका अमेजिंग है, जो पीकी ब्लाइंडर का म्यूजिक है अमेजिंग, वो एक बैकग्राउंड स्कोर ही अलग है उसका। ओके, फिर ये हो गया अपना। फिर मैं देख रहा था इसका माइंड ट्री का, तो ये रेवेन्यू है, ये इनकम है, उनका भी पब्लिश किया, उनका भी ईपीएस देखो, दे आर अ गुड कंपनी, दैट इज व्हाई दे हैव अ गुड ईपीएस, डबल डिजिट ईपीएस इज गुड ऑलवेज। फिर डिटेल्स ऑफ द ऑफर यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द ऑफर एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर दूं। डिटेल्स ऑफ द ऑफर, the offer is being made under the SAST regulations. Offer is being made by the acquirer to acquire up to 5 crore 13 lakh 25,371 shares, representing 31%, वो सब normal है। फिर offer price will be paid in cash in accordance with the regulations. All the equity shares validly tendered by the shareholders in this offer, tender मतलब वो लोग जो देंगे उसके आगे से हम लोग पेमेंट करेंगे, will be acquired by the acquirer in accordance with the terms and conditions set forth, मतलब जो प्राइस फिक्स्ड है वो हम लोग दे देंगे, as will be set out in the letter of offer that will be issued in relation to the offer। तो हम लोग उनको लेटर ऑफर देंगे, उसमें सब लिखा रहेगा, उसमें फॉर्म भी रहेगा कि how to
एक्सेप्ट द ऑफर। फिर ये हो गया, फिर ये सब ये है बैकग्राउंड ऑफ द ऑफर दिया है कि एसपीए शेयर परचेस एग्रीमेंट, बेसिकली एसपीए मतलब शेयर परचेस एग्रीमेंट मतलब जो इसके साथ एंटर किया था ना उन्होंने, ये 20.15 वीजी सिद्धार्था का जो खरीदा, दैट वाज शेयर परचेस एग्रीमेंट कि वी विल परचेस, एंड उसके बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया था। नाउ ये नेक्स्ट पेज है इसका। हाँ अभी ये ना यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे फिर वो ओपन ऑफर जो ऑफर करेंगे ना ऑफर डॉक्यूमेंट, वो भी पब्लिश करना पड़ता है पेपर में। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट इन द न्यूज़पेपर विल बी 18 जून। तो ये भी उसके सब डेट्स फिक्स रहते हैं। फिर उन्होंने दिया कि प्रोसीजर फॉर टेंडरिंग शेयर्स इन केस ऑफ नॉन रिसीट, मतलब हम लोग अभी लेटर ऑफर सब शेयरहोल्डर्स को भेजेंगे, फर्स्ट विल फाइल विद सेबी एंड सेबी ने अप्रूव किया तो हम लोग बाकी लोगों को भेजेंगे। तो अगर आपको नहीं मिला तो ये ऑफर आप ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो। देयर इज अ अल्टरनेटिव वे आल्सो, तो यहाँ पे दिया है कैसे कर सकते हो। तो ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स बाइंग ब्रोकर्स, इनको कॉन्टैक्ट करो, आपको हो जाएगा काम। ठीक है, सो ये हो गया। अभी देखो ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, ये सब है। फिर यहाँ पे वो अपने मर्चेंट बैंकर्स मैनेजर्स टू द ऑफर के नाम दिए हैं, उनके उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब ये लोग एक्चुअली वो जो शेयर रिकॉर्ड करेंगे कि इन्होंने दिया, रजिस्टर करेंगे। दैट इज एवरी इशूअर विल हैव टू और एक्वायरर विल हैव टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू। तो ये सब एक्चुअली रजिस्टर में एंट्री करेंगे, रजिस्टर में। ठीक है, एंड ये दीज आर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्वायरर, ये सब ऑन बिहाफ ऑफ द एक्वायरर चल रहा है, ये सब एजेंट्स टाइप वर्क करेंगे। ओके अभी ना एक है ना, ये थोड़ा सा साइड में चला गया। ये हो गया। हाँ ये मुझे दिखाना था, ये एक रह गया। मैंने आपको बताया ना टाइमलाइन रहता है हर चीज का, तो यहाँ पे ये टाइमलाइन आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मिलेगा, यहाँ पे भी है। तो एवरीवन शुड नो कि दिस इज द टाइमलाइन बॉस, ये टाइम के अंडर आप कर लो नहीं तो खत्म। ये देखो दिस इज द टाइमलाइन एंड टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी, कभी थोड़ा आगे भी हो सकता है। एलएनटी के केस में थोड़ा आगे चला गया बिकॉज सेबी ने इमीडिएटली अप्रूवल नहीं दिया, तो वो थोड़ा आगे चला गया वो। देखो इशू ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट 18 मार्च, 18 मार्च को अनाउंसमेंट, मतलब किसको दिया, किसको दिया, स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी, उनको इंटीमेट किया। पब्लिकेशन ऑफ दिस डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट इन न्यूज़पेपर्स, तो ये न्यूज ये आपको देख रहे हैं ना, ये 26 मार्च को पेपर में पब्लिश हुआ। फिर फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर विद सेबी, मैंने बताया था आपको सेबी के पास आपको ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ड्राफ्ट था नॉट फाइनल, बिकॉज सेबी चेंजेस बोल सकता है, दैट इज व्हाई इट इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब रफ। नॉर्मली ये 26 जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दिया ना, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, उसके बाद 5 वर्किंग डेज के अंदर करना पड़ता है, दैट इज व्हाई 2 अप्रैल वर्किंग डेज 5, मतलब सैटरडे संडे जनरली नहीं पकड़ते। लास्ट डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर कंप्लीटिंग ऑफर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट का लास्ट डे फॉर लास्ट डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट कंपीटिंग ऑफर, कंपीटिंग मतलब मैंने कल बताया था कि जैसे आप पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो, कंपटीटर भी आके बिड कर सकता है, तो उसको 16 अप्रैल तक टाइम दिया है। 16 अप्रैल मतलब नॉर्मली 15 डेज, ये दिन के बाद से 15 डेज, तो 16 अप्रैल तक वो आके कर सकता है। कंपीटिंग ऑफर, किसी को कंपीट ऑफर देना है तो वो लोग कंपीटिंग ऑफर दे सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम सेबी, नॉर्मली सेबी को 15 दिन देते हैं, 15 वर्किंग डेज टू कमेंट कि आपको कुछ चेंजेस चाहिएगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो 25 अप्रैल पकड़ा है। आइडेंटिफाइड डेट, मानव वाज आस्किंग, आइडेंटिफाइड डेट उन्होंने डिसाइड किया 29 अप्रैल, मतलब इस दिन पे जो लोग कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे रजिस्टर्ड है एज शेयर होल्डर्स, उनको हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट भेजेंगे।
बिकॉज क्या होता है, एवरीडे लिस्टेड कंपनी है NSE BSE पे, सो एवरीडे द शेयर होल्डर्स आर चेंजिंग, कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, तो एक डेट फिक्स करें, तो रिकॉर्ड डेट भी बोल सकते हैं, डिविडेंड में भी वैसे ही रहता है, एक डेट फिक्स करेंगे, 29 अप्रैल इज द डेट, 29 अप्रैल के दिन जो शेयर होल्डर्स रहेंगे हम लोग के बुक्स में, उनको ये ऑफर जाएगा। तो अगर यू वांट दिस ऑफर, मतलब अगर आपको ये ऑफर लेना है तो शेयर होल्डर बनो उसके पहले, सी टू इट दैट, मतलब अगर आपने 29 को खरीदा शेयर्स तो आप यू विल नॉट बी रजिस्टर्ड, तो उसको टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में, एक वीक पहले खरीदो, फिर आपका नाम आएगा कंपनी के रजिस्टर में। आइडेंटिफाइड डेट अप्रैल 29, सो इस दिन जो शेयर होल्डर्स लिस्टेड है, मतलब कंपनी के पास उनका रिकॉर्ड है, उनको ऑफर जाएगा। एंड 10 डेज में, 10 वर्किंग डेज के बाद टेंडरिंग पीरियड चालू होना चाहिए आइडेंटिफाइड डेट के बाद, 10 वर्किंग डेज, कल बताया था 10 वर्किंग डेज के बाद टेंडरिंग पीरियड चालू होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि आइडेंटिफाइड डेट के बाद ऑफर जाएगा एंड टेंडरिंग पीरियड चालू हो जाएगा। तो लास्ट डेट फॉर डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ शेयर टू शेयर होल्डर्स 7th में, तो 7th में को उन्होंने डिस्पैच किया ऑफर, एंड last date by which committee of independent directors of Tiger is required to give recommendation to shareholders, shareholders को recommendation देते हैं directors, तो वो 10 मई तक दे सकते हैं, they can tell the shareholders की whether to go or not for the offer. Last date for upward revision of offer price, basically last day तक, मतलब टेंडर पीरियड चालू होने से पहले 2 दिन पहले या 1 दिन पहले तक they can change the price or the size of the offer, they can increase 31% से 35 कर सकते हैं या प्राइस बढ़ा सकते हैं May 13 तक। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑफर ओपनिंग पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर, जिस दिन ऑफर ओपन होने वाला है, नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है, उसके एक दिन पहले अनाउंस कर लो, सो पीपल विल नो ये टेंडरिंग पीरियड चालू हो रहा है, तो 13 को कर लो, 14 से कमेंसमेंट चालू हो जाएगा टेंडरिंग पीरियड। मैंने बताया था कि आइडेंटिफाइड डेट जो है उसके बाद 10 वर्किंग डेज के अंदर का टेंडरिंग पीरियड शुड स्टार्ट 14 में, तो वर्किंग डेज अगर पकड़े तो 14 में आता है, 10 दिन कंप्लीट होते हैं, एंड 10 दिन का ऑफर पीरियड रहेगा, closure will be 27th May, again working days. Last date of communicating the rejection, acceptance and completion of payment of consideration or refund to the shareholders 11 June. Normally 10 days from the completion of the offer, tendering period के बाद 10 working days के अंदर the company, acquire company has to settle the payment. तो either बता दो कि हम लोग पैसा दे रहे हैं या रिजेक्ट कर लो। रिजेक्ट क्यों होगा? समटाइम्स द शेयर्स आर, जो लोग ने अप्लाई किया है फॉर एक्सेप्टेंस दिया है कि हम लोग शेयर्स देने हैं, तो शेयर्स माइट, द एप्लीकेशन माइट नॉट बी कंप्लीट, बराबर से सबमिट नहीं किया तो रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेलिटी फॉलो करना पड़ता है, अगर बराबर से एप्लीकेशन नहीं है तो फिर रिजेक्ट होगा। तो जो भी करना है 10 दिन के अंदर करो। 10 दिन क्यों? बिकॉज ऑफर पीरियड यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा ना, ये पूरा आपको पूरा प्रोसीजर ही हो गया एक्चुअली, दिस इज अ प्रोसीजर। तो जो क्या बोलते हैं ओपन ऑफर का जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस आल्सो, इफ यू रिमेंबर द पॉइंट्स एकदम सॉल्व हो जाएगा। समझ गया पूरा प्रोसीजर, पब्लिक अनाउंसमेंट से लेके लास्ट डेट ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस और एंड कंप्लीशन ऑफ पेमेंट, की पेमेंट भी कर दिया हम लोगों ने, देन इंटीमेट द शेयर होल्डर्स कि वी हैव कंप्लीटेड द पेमेंट, आपके अकाउंट में आ जाएगा। समझ गया? एनी डाउट? मानव, हैव यू अंडरस्टूड? आइडेंटिफाइड डेट, इट इज लाइक अ रिकॉर्ड डेट, एंड 10 days के अंदर यू हैव टू स्टार्ट अ टेंडरिंग पीरियड। एनी डाउट्स इन दिस? Yes. Yes, Mano, are you there? And this was the
लीड मैनेजर्स सब। तो ये था अपना, क्या था, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, जो कभी हुआ 26 मार्च को। इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब थोड़ा मजा आ रहा है सिक्योरिटी लॉ में? ग्रेट। तो यही अपना यहाँ पे है, यही सब यहाँ पे है। ये कल क्या देखा था, टेंडरिंग पीरियड। अभी समझ गया आपको ना टेंडरिंग पीरियड कैसे रहता है। यहाँ पे थियरी रहता है, करेक्ट। सो ये सब कल देखा था। रिवीजन ऑफ ओपन ऑफर, रिवीजन मतलब देखा ना, एक दिन पहले तक आप कर सकते हो रिवाइज, प्राइस चेंज कर सकते हो। फिर ये पूरा जो ऑब्लिगेशन है, जो भी दिखाया था आपको, वो ये सब वही है। फाइल लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी, कंटेंट्स ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ऑफर, अभी सब अपने एक्चुअल अपने आंखों से देख लिया। पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, टाइमिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, मैनेजर टू ओपन ऑफर। मैनेजर कौन है? एक्सिस एंड सिटी ग्रुप। अभी तो तुम लोग मेरे से एक्सपर्ट हो गए, बिकॉज यू नो। समझ गया, यही आगे का है सर। एंड इसके पहले भी डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब जो भी हम लोग फाइल कर रहे हैं वो डिस्क्लोजर ही है। ऑफर साइज कल देखा था। वॉलंटरी ऑफर, वॉलंटरी ऑफर का मैं बताऊं, ये हम लोग अभी मैंडेटरी देख रहे हैं, वॉलंटरी का बाद में दिखा था। वॉलंटरी का एग्जांपल है मेरे पास। कंट्रोल वगैरह वो कल देखा था। फिर दिस इज द क्रीपिंग एक्विजिशन ट्रिगर वगैरह, वो सब कल देखा था। इनिशियल ट्रिगर, ये सब लॉ है। टारगेट कंपनी पता है आपको, पर्सन एक्टिंग कंसर्ट पता है, आइडेंटिफाइड डेट अभी समझ गया। ये यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर जा रहा है शेयरहोल्डर्स को। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स 10%, कंट्रोल, ये सब डेफिनेशंस है, ये सब समझ गए। सो आगे का सब देख लिया। यस मानव, आर यू देयर? Yes, sir. डिड यू हियर दैट होल थिंग? वो टाइमलाइन समझा आपको? Yes, yes, yes. ओके, बिकॉज मैं वही बता रहा था कि आगे का जो भी है ना, वो पूरा हम लोगों ने समझ लिया है। देखो, आई थिंक कल हम लोग ने कहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था बराबर। डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन यहाँ तक किया था। फिर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स का देखेंगे, उसमें वो अलग है, वो अलग पार्ट है। बट ये डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना पड़ता है आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है सेबी को, वो अलग है। ये देखो, ये ओपन ऑफर प्रोसेस अभी जो देखा वो पूरा यहाँ पे मैनेज। ओपन ऑफर प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस, और ये 12 से 23 रेगुलेशंस तक हम लोगों ने पूरा कवर किया। मैनेजर टू ओपन ऑफर कौन था? एक्सिस एंड सिटी ग्रुप। टाइमिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, पूरा टाइमलाइन समझ गया आपको। पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट आज ही अभी देखा, वही तो देख रहे थे। उसका पूरा कंटेंट देखा, कंटेंट भी दिया है, इनफैक्ट कम दिया है, हम लोगों ने तो पूरा देख लिया। फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ ऑफर विद सेबी, समझ गया वो भी। एस्क्रो अकाउंट का नहीं समझा, बिकॉज वो अभी तक आया नहीं है। एक्वायरर्स ऑब्लिगेशंस, अभी जो लिस्ट पूरा देखा, उनको क्या क्या करना है, सब वही है। रिवीजन ऑफ ओपन ऑफर हमने देखा कि एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। टेंडरिंग पीरियड अभी देखा, तो इधर तक तो ऐसे ही आगे समझ गया क्या चल रहा है। एंड कंपीटिंग ऑफर का भी देखा कि कंपीटिंग ऑफर आ गया तो मतलब आपने जब ओपन ऑफर किया, कोई कंपटीटर भी आ सकता है ऑफर देने। एंड कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन, वो भी देखा कि लास्ट में यू हैव टू कंप्लीट एक्विजिशन। समझ गया इधर तक? थोड़ा और देखे आगे। Yes, sir. ओके, सो दिस वाज द डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। अभी मैं तुम लोगों को जो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा वो और जरा अलग डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें ही है। दिस इज द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दैट वाज फाइल्ड बाय लार्सन एंड टुब्रो टू सेबी। ये मैंने ढूंढ के निकाला है, मिलता नहीं है फटक से। 2019 का डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको ये भेजूंगा, तो आपको वो भी, आप भी देख सकते हो। तो ये सब अपना स्टडी का ही पार्ट है, ठीक है। सो अभी से स्टडी लाइक यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी होगी।
वही लेवल का पढ़ाई करेंगे, ठीक है. Now this document was filed with SEBI by Larsen & Toubro because they have to submit a draft offer document before they send the actual letter of offer to the shareholders. That is after the identified date. The letter of offer is sent to you as a shareholder of Mindtree. L&T was a shareholder of Mindtree. 25% hit हो गया था. If 30 कितना हो गया था? 29% कुछ हो गया था. Yes. If you require any clarification about the actions to be taken, you may consult your stockbroker or investment consultant or the managers to the offer or the registrar of the offer. ये basically draft letter of offer है. This they will be sending to the shareholders. तो उन्होंने सिर्फ फाइल किया है सेबी के पास कि सेबी देखेगा कि हाँ ये हम लोग ना भेजने वाले हैं शेयरहोल्डर्स को, जरा देख लो बराबर है ना. तो दैट इज व्हाई इट इज एड्रेस टू द शेयरहोल्डर्स. तो आपको समझेगा अरे सेबी को क्यों नहीं एड्रेस किया है, बिकॉज इट इज अ ड्राफ्ट ऑफर लेटर दैट विल बी सेंड टू द शेयरहोल्डर्स. तो इट विल बी डायरेक्टेड, इट विल बी एड्रेस टू द शेयरहोल्डर्स ओनली. सेबी सिर्फ देखेगा, अप्रूव करेगा कि हाँ बराबर है ना, कुछ कुछ गड़बड़ नहीं है ना, वो है. So that is why the letter of offer is sent to you as a shareholder, मतलब shareholder of Mindtree Limited. It is addressed to the shareholders. L&T खुद भी shareholder है. If you require any clarification about the actions to be taken, you may consult your broker. तुझे समझा नहीं है offer, consult your broker जिसके थ्रू आप डीलिंग कर रहे हो, और the managers to the offer. Axis या Citi को कंसल्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रार को भी कंसल्ट कर सकते हैं. In case you have recently sold your shares, please hand over the letter of offer and accompanying form of acceptance come acknowledgement to the member of stock exchange to whom the sale was effected. अगर आपने बेच दिया, अगर मतलब by the time the offer letter reaches you, it already sold, then return the letter of offer. Normally कोई रिटर्न नहीं करेगा, फेंक देगा, रद्दी में फेंक देगा. Larsen & Toubro. Now this is the company Larsen & Toubro makes a cash offer of rupees 980 per fully paid up equity share of the face value of rupees 10 to acquire up to 5 crore 13 lakh 25,371 shares, 371 equity shares representing 31% of the voting share capital under the SEBI SAST regulations, the shareholders of Mindtree Limited. This is the open offer. This offer is being made by the acquirer pursuant to and compliance with the provisions of the regulations 3, sub-regulation 1 and 4. The offer is not a conditional upon any minimum level of acceptance. हम लोग minimum level वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी आएगा, जो भी ऑफर करेंगे हम लोग ले लेंगे, because they are confident, because shareholders will give them the shares. Conditional offer मतलब क्या रहता है कि वो लोग बोलेंगे हम लोग 31% ये करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एक्वायर, तो 15% भी नहीं आया तो हम लोग कैंसिल कर देंगे ऑफर, तो हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा तो मिलना चाहिए. So if we are trying to acquire 31% more and we are not even getting 10% or 15% acceptance from the shareholders, then we'll cancel the offer. तो conditional नहीं है, जितना भी आ रहा है ले लेंगे, because they are confident, because price भी अच्छा है, price अच्छा दे रहे हैं, बड़ा कंपनी है, तो they will sell off. The acquirer reserves the right to revise the offer price and offer size. ये लास्ट दिन तक हम लोग दिया है. At any time prior to the commencement of the last one working day before the commencement of tendering period. एक दिन पहले तक हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, वो हम लोगों को पता है. If there is a competing offer, कोई दूसरे ने competing offer भेजा, we can revise our bid. There has been no competing offer as on the date. And a copy of the public announcement, the detailed public statement, and the letter of offer, draft, is also available, and letter of offer will also be available on the website of SEBI. SEBI की वेबसाइट पर सब मिल जाएगा. तो ये देखो, ये मैनेजर्स है, ये नंबर्स दिए हैं. शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज वही जो अभी देखा, सेम. ये देखो, the identified date is only for the purpose of determining shareholders as on such date to whom the letter of offer would be sent. तो इस दिन जो शेयरहोल्डर्स है बुक्स में, उनको लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, बाकी लोगों को नहीं. फिर रिस्क फैक्टर्स बताने पड़ते हैं. हर ट्रांजैक्शन में कोई रिस्क तो होता ही है.
The risk factors set forth below are indicative only and are not intended to provide a complete analysis of all the risk as pursued in relation to the underlying transactions and the offer and the probable risk involved in associating with the acquirer. मतलब LNT के साथ LNT से LNT को you are selling your shares, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या है एंड उसके बाद कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा माइंड्री का, तो वो रिस्क क्या है तो वो भी बताएंगे कि रिस्क क्या है, वो सब बताएंगे उसके बारे में. द रिस्क फैक्टर्स सेट फॉर बिलो डू नॉट रिलेट टू द प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस और ऑपरेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी and any other related matters and are neither exhaustive nor intended to constitute a complete analysis of the risk involved in the participation by any shareholder in the offer. The shareholders are advised to consult a stockbroker, investment consultant or tax advisor for an understanding of the further risk associated with their participation in the offer. Basically, it's like कोई भी शेयर ट्रांजैक्शन या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के नीचे रहता है ना कि द ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो उसके बारे में थोड़ा हमेशा एक लाइन ऐड करना पड़ता है. मतलब रिस्क नहीं रहेगा फर्क नहीं पड़ता. इट इज लाइक दे हैव टू गिव दैट कि द ट्रांजैक्शन विल बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. सो इट इज अ वे ऑफ पुटिंग दैट. सो रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे दिए है. द एक्वायरर में विड्रॉ द ऑफर in accordance with conditions specified in the para. In the event of withdrawal of the offer, the acquirer shall within 2 working days of such withdrawal make a public announcement of such withdrawal in the same newspaper. So withdraw भी हो सकता है, we can withdraw last moment. तो वो एक रिस्क है. कभी कभी उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग अभी टेक ओवर तो करने जा रहे हैं, बट इन द इवेंट ऑफ एनी लिटिगेशन लीडिंग टू एनी स्टे ऑन दिस ऑफर, किसने केस फाइल किया कोर्ट में जाके कि एलएनटी ऐसा कैसे कर रहा है, और कोर्ट पे केस चल गया तो पता है ना वो स्टे ऑर्डर आ जाएगा, तो अटक जाएगा ट्रांजैक्शन. सो वो भी हम लोग आपको मतलब क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज इंडिया है बॉस. So in the event of any litigation leading to stay on this offer by the court by competent jurisdiction or SEBI instructing that the offer should not proceed, SEBI भी बोल सकता है नहीं, SEBI रिजेक्ट कर सकता है, the offer में withdrawn. तो एक ये भी रिस्क है. फिर the shareholders who have tendered their equity shares will not be able to trade in such equity shares held in trust by the clearing corporation during such period, even if the acceptance of equity shares in this offer or dispatch of payment are delayed. तो जब आप सरेंडर करते हो उसके बाद ट्रेडिंग मत करो, शेयर्स में आपको ट्रेड नहीं कर पाओगे जब तक आपको पेमेंट मिलता नहीं. Acquirer makes no assurance with respect to market price of the equity shares both during the tendering period and upon the completion of the offer. Market price क्या होगा हम लोग गारंटी नहीं देंगे. फिर shareholders should note that under the SEBI SAS regulations, once the shareholders have tendered the equity shares, they will not be able to withdraw. एक बार आपने ऑफर दे टेंडर कर दिया मतलब कि I accept the offer, फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे. There is no backing out. तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है. फिर नोटिस टू होल्डर्स रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो कुछ शेयर होल्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स में रहेंगे या फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए करेंसी आ जाएगा तो उसको उनको भी दिया, फेमा बीमा आ जाएगा तो उनको भी दे आर एड्रेसिंग. फिर ये कंपनी के बारे में है. द डेफिनेशंस, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, एक्वायरर लार्सन एंड टुब्रो, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीईएल जो यूज किया कॉफी डे वगैरह वो सब, डिन मतलब डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिपॉजिटरीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सीडीएस एसडीएल जो शेयर्स होल्ड करते हैं. Escrow account is the amount deposited by the acquirer. Sorry, escrow account is the escrow account under the name and title of Mindtree Open Offer Escrow Account. ये एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा. एंड एस्क्रो का बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक. फिर फेमा एज आई टोल्ड यू कि फॉरेन शेयर होल्डर्स भी है, तो ये सब इसमें है. ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस दिए हैं. फिर डिटेल्स ऑफ द ऑफर दिए है जो आपने को पता है ऑलरेडी, जो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट. फिर
ये वो वीजी सिद्धार्था का दिया है, कैसे है 20% कैसे खरीदा ये वो शेयर परचेस एग्रीमेंट। ये देखो वीजी सिद्धार्था के चल रहा है पूरा, जो वहां पे पढ़ा था ना पब्लिक स्टेटमेंट में, वही थोड़ा डिटेल में हुआ। बैकग्राउंड ऑफ द एक्वायर वो अपना हम लोग देखा था वो शॉर्ट में देखा था, अभी और डिटेल में वही है, मतलब जो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में वही है। So you have to reveal all the things in the deal, all the things happening between the deal. हाँ, In the in this, मतलब यू आर सेइंग यू हैव टू रीड और नॉट। you have to reveal all the things happening in the हाँ, deal. ऑब्वियसली यस, यू हैव टू रिवील, यस ऑब्वियसली कंप्लीट डिस्क्लोजर, इसको तो बोलते हैं डिस्क्लोजर। इनफैक्ट जब हम लोग जब देखेंगे ना आईसीटीआर देखेंगे, दैट टाइम यू विल सी प्रोस्पेक्टस जब आता है ना, प्रोस्पेक्टस मतलब दिमाग में क्या आता है कि 1-2 पेजेस का रहेगा, इट इज एक्चुअली अ 400 पेज डॉक्यूमेंट, तो कितना डिस्क्लोजर रहेगा सोचो। एंड इसमें बोला है कि एक भी गलती नहीं होना चाहिए, इवन इफ देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, फिर वो इंटेंशनल नहीं हो तो भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो सोचो कितना डेंजरस है, ये सब भी बहुत वैसे ही है, बिकॉज इसमें एक भी झूठ चीज रहेगा ना, दैट विल बी लाइक क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब इट इज लाइक यू आर ट्राइंग टू डिफ्रॉड द शेयर होल्डर्स। तो क्लास एक्शन वो लोग लेंगे आप पे, प्लस क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। फिर ये दिखा है कि हु आर द एक्वायरर्स डायरेक्टर्स, एएम नाइक। इसमें एक आपको नाम बताता हूँ, शायद आपको पता रहेगा, आई डोंट नो। एएम नाइक करके, ही इज द अनिल कुमार नाइक, ही इज द मेन चेयरमैन ऑफ, ही जस्ट गॉट आई थिंक पद्म विभूषण कुछ मिला उसको, ही इज अ ग्रेट गाय। सो ही इज द काइंड ऑफ चेयरमैन ऑफ एल&टी। देन ये सब डायरेक्टर्स है, सुब्रमण्यम, शंकर रमन, एक पार्ला के भी है वहां पे, एमएम चितड़े, आई नो हिम पर्सनली। ये पार्ला में ये है, ही इज अ सीए, ही हैज अ फर्म, ही हैज अ प्रॉपर फर्म, अभी उनका बेटा संभालता है, विष्णु चितड़े। एंड ही इज अ, यहाँ पे एड्रेस भी देखो, विष्णु प्रसाद में रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शाहजी राजे मार्ग, विले पार्ले, मतलब अपना जो सन सिटी है वहां पे रहते हैं। एंड ही इज एक्चुअली डायरेक्टर इन एल&टी। एंड उसका जो फर्म है, his firm was famous because माधुरी दीक्षित was his client पहले से। You will find Madhuri Dixit's husband shopping a lot of times in Champion और Hilson, वो शॉपिंग के लिए आता है। बहुत लोग उसको पहचानते भी नहीं है, बट जो पता उनको पता है वो पहचान लेते हैं। सो दिस इज अ गाय फ्रॉम पार्ला। सो कल तुम लोग का भी नाम यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा बड़ा सोचो। एंड ही इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ही इज नॉट मतलब ही इज नॉट ऑन द पेरोल ऑफ एल&टी, he is an independent advisor because he has his own firm. Plus he was the president of ICAI, मतलब जिस चितड़े, he was the president of ICAI, मतलब Institute of Chartered Accountants of India का भी president रह चुके हैं। So he is a very big guy, big shot है। But he is an old person, he must be 70 plus, but very respected in Parla also. I know him personally, very down to earth guy, मतलब लगेगा भी नहीं कि ये बंदा L&T में डायरेक्टर है, very much approachable, but amazing knowledge। फिर यही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्वायरर, profit and loss account here. This is how the profit and loss account is made as per the Ind AS. Ind AS is the Indian accounting standards, जो listed companies के लिए ये applicable है। So this is the format जो हम लोग profit and loss account बनाते हैं, and this is the actual format. तो ये भी हम लोग को आगे सीखना पड़ेगा। यहाँ से this is how it is made, ये already हम लोग देख चुके हैं। फिर बैलेंस शीट दिया है, also this is the balance sheet as per the Ind AS. Ind AS is basically Indian version of the IFRS. Basically IFRS is what, International Financial Reporting Standards, जो US में यूज होते हैं। So what they want is world over there should be same accounting standards, because आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, so there should be same। इससे एक्चुअली कॉमर्स वालों को एडवांटेज है, बिकॉज अगर वर्ल्ड ओवर सब सेम फ्रेमवर्क यूज हो रहा है ना, तो वी कैन इजीली गेट अ जॉब अब्रॉड। बिकॉज आज जो इंड AS चल रहा है वही IFRS है, तो आप यूएस में भी कल जा सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द IFRS।
बट इंडियंस आर वेरी, मतलब अपने को पता है इंडियंस को ईगो है, तो वी विल नॉट से कि हम लोग IFRS यूज कर रहे हैं, वी से वी आर यूजिंग द इंड AS, थोड़ा इंडियनाइज वर्जन, थोड़ा चेंजेस है बट मेजोरिटी वही है जो फाइनल स्टेजेस में आपको पढ़ना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज लाइक दिस, तो बैलेंस शीट ऐसे बनता है। कंसोलिडेटेड मतलब L&T का पूरा ग्रुप का बैलेंस शीट, सब्सिडीज लेके, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज द फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सब एसेट्स है। पहले एसेट्स दिखते हैं एज पर इंड AS, फिर करंट एसेट्स मतलब डेटर्स बिटर्स, तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे, फिर इक्विटी लायबिलिटी नीचे रहते हैं। दिस इज द इंड AS फॉर्मेट। फिर ये नोट्स है कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में, फिर डिटेल्स ऑफ द एक्वायरर, ये L&T का खुद का प्राइस है, तभी 1400 है, आज भी बाय द वे 1300 पे चल रहा है। फिर उनका कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर N हरिहरन, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कंपनी सेक्रेटरी, सो ही इज बेसिकली द पर्सन, वो भी इंचार्ज रहेगा ये इसके, तो लीगल एंगल आ जाता है तो इट हैज टू बी। इसमें एक चीज याद रखो कि जो एक्विजिशन हो रहा है, इट इज नॉट अ मर्जर, मर्जर से कंफ्यूज मत करो, दे आर जस्ट बाइंग द कंपनी, बाइंग अ मेजॉरिटी स्टेक, सो माइंडट्री आज अलग कंपनी है, इट इज पार्ट ऑफ द ग्रुप। मर्जर कभी होता है जब L&T उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो माइंडट्री बचेगा ही नहीं, वो L&T के अंदर आ गया, तभी वो सब टैक्स बेनिफिट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अभी कैसा, ये अलग है, माइंडट्री इज अलग, अपना अपना एंटिटी है, लिस्टेड है अलग से, L&T अपना है, बट मेजॉरिटी होल्डर कौन है, L&T। वैसा जैसे नेटवर्क 18 वाज ओन्ड बाय समवन एल्स, आई थिंक सम एडिटर ओनली वाज ओनिंग इट, नाम भूल गया मैं, रजत समथिंग, so it was bought by Reliance। वैसे डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे bought by Reliance, दे आर इंडिपेंडेंट कंपनीज, आर लिस्टेड अलग से आराम से, किसी को पता भी नहीं कि वो रिलायंस के। फिर बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट, वो सब नॉर्मल, कभी चालू किया ये वो, नाम चेंज किया, वो सब टाइम पास, अभी तो हम लोग बाय हार्ट हो गया रहेगा। फिर उनका भी रेवेन्यू, वो सब जो पब्लिक स्टेटमेंट में था वही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में दिया। बेसिकली कैसा है ना, एक बार आपको समझ गया ना कि बार बार वही रहता है, कुछ नया नहीं रहता, थोड़ा डिटेल में रहता है बस। एंड उनके डायरेक्टर्स देखो, ये माइंडट्री, मिलिंद श्रीपाद सरवटे, रोस्टव रावनम, सुब्रतो बागची, ये सब थे। एंड अगर अभी का देखोगे ना बोर्ड, तो सब चेंज हो गए, एंड इनफैक्ट अनिल कुमार नाइक जो L&T का, वो भी यहाँ पे बैठता है। ये देखो, द जोक वाज दिस, मैंने कल क्या बोला था, दिस वाज द जोक। क्या जोक है, एंड ये गलती कभी लाइफ में मत करो, अगर आप कंपनी कभी चालू करोगे एंड यू बिकम वेरी सक्सेसफुल, या किसी कंपनी में आप रहोगे, तो प्रमोटर्स को बोलो, बॉस अपना स्टेक इतना कम मत करो। कितना है, 13%, मजाक बना के उधर रख दिया उन्होंने, एंड L&T ने परफेक्ट फील्डिंग लगाया। सोचो क्या एनालिसिस रहेगा, कि उनको पता था कि इनका प्रमोटर होल्डिंग 13% पे आ गया है, एंड उनको ये भी पता था कि सिद्धार्था को पैसे की जरूरत है बॉस, उसका कैफे कॉफी डूब रहा है, परफेक्ट फील्डिंग लगा के खत्म किया लोग को। दैट इज हाउ डील्स हैपन। इस पे शायद आगे कल बुक भी लिखा जाएगा, इनफैक्ट somebody should write it। So they keep the eye on the companies which is going to what fail. obviously अरे मैं बोला ना, इट इज लाइक हंट और गेट हंटेड, खत्म। ये बहुत खतरनाक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक खतरनाक। अभी बायजूस क्या कर रहा है, बायजूस पूरा एक्विजिशन स्प्री पे, दे आर बाइंग, कल तो जो भी मतलब बड़ा क्लास दिखेगा, दे आर जस्ट बाइंग आउट, वो सब फंड रेज कर रहा है, बाय आउट, और ऐसे ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं कि मतलब लोग निकल रहे, खत्म। लास्ट टाइम दैट आकाश वाला निकल गया, तो हाँ मतलब क्या, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द यूज ऑफ द एक्विजिशन, बट आज ही न्यूज आया था कि आकाश का जो आकाश ट्यूटोरियल्स करे क्लास था, साइंस में फेमस था, तो बायजू बॉट इट फॉर सम 100 मिलियन ऐसा कुछ, एंड डॉलर्स में। एंड आज ही उसका न्यूज आया था कि वो ओनर जो था ना, उसने मस्त किधर तो दिल्ली में ही बॉट 100 करोड़ प्रॉपर्टी, तो एक मस्त सेट रिटायर हो गया, वो प्रॉपर्टी लेकर रिटायर। But क्या what करना है, is Baiju revenue so much कि वो लोग सब खरीद सकते हैं? नहीं, बट दैट इज नॉट द केस। मतलब मैंने वो भी स्टडी किया, बायजू अगर देखोगे
इट इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस. पैसा नहीं है उनके पास, मतलब बिजनेस का पैसा नहीं है, फंडिंग रेज करते हैं. इनफैक्ट आपका आकाश ट्यूटोरियल्स का जो बायआउट था, नेक्स्ट डे ही रेज द फंड्स फॉर द बायआउट. मतलब 100 बिलियन का कुछ 100 मिलियन को जो भी बायआउट था, उतना ही उसने नेक्स्ट डे फंड रेज किया. तो फंड रेज करता है, बाय करता है, फंड रेज करता है, बाय करता है. सो बिजनेस नॉट जनरेटिंग दैट मच रेवेन्यू, बिजनेस इज ब्लीडिंग. इवन अगर देखोगे उबर इज ब्लीडिंग, ओयो कुछ बिजनेस नहीं है. ये लोग सिर्फ फंडिंग रेज करते हैं, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, बट दे आर नॉट मतलब मेकिंग मनी एज सच, दे आर लॉसेस में है वो लोग. तो इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेसेस. इवन उबर का भी वैसे ही है, वो दिखता है सिर्फ शोशा है. एंड द थिंग इज कि इवन जो ये है ना अपना, दे हैव टू मार्केट. दैट इज व्हाई क्रिकेट टीम क्या है, बायजूस ये वो, बिकॉज़ दे वांट टू मार्केट सो मच सो दैट पीपल, लोग आ जाए, वैसा है. एंड अगर आप पूछोगे एक्चुअली, द स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द लेक्चर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज़ पर्सनल टच उसमें नहीं है कुछ. सो रियलिटी इज डिफरेंट, बट द थिंग दैट इज शोन ऑन द, या क्या एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, वो अलग है. सो मैं ये सब स्टडी करता हूँ, तो मुझे देखा है कि इट इज बिजनेस इज नॉट गुड, इट इज ब्लीडिंग. मतलब वो एक्विजिशन करते जा रहे हैं, बट बिजनेस नहीं है. तो व्हाट इज देयर स्ट्रेटजी, आई डोंट नो, बट दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन द बिजनेस. आई डोंट नो क्या चल रहा है. इनफैक्ट उनका शायद वीडियो लेक्चर्स वगैरह वो सब नहीं चल रहा है, इसीलिए दे आर एक्चुअली कमिंग इनटू रियल क्लासेस, दे आर बाइंग आउट रियल क्लासेस, ऐसा कुछ चल रहा है. तो दैट इज एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट लॉजिक इज, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स में हो, अगर आप वीडियो लेक्चर्स में हो, तो व्हाई डू यू नीड ऑफलाइन लेक्चर्स के क्लासेस खरीदना, व्हाट इज द रीजन. वैसा है. अभी ओयो का सीईओ का ये सुनो स्टेटमेंट. ही हैज सेड कि वी वर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर 0% ऑक्यूपेंसी. कभी भी उन्होंने जब बिजनेस मॉडल वगैरह स्ट्रेटेजी बनाए, एमबीए लोग ने वगैरह सब उनको स्ट्रेटेजी बना के दिए. एमबीएस का वही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग क्या, जो टेक्स्ट बुक में सिखाया वही फॉलो करते हैं, रियल लाइफ में कुछ और ही होता है. सो उन्होंने जब प्रेजेंटेशन बनाया था इन्वेस्टर्स के लिए वो, तो दे ऑलवेज सेड कि हाँ, मैक्सिमम बिजनेस जब बंद होगा, मतलब डाउन हो जाएगा, तो 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाएंगे. सो ऑल द ओयो होटल्स विल कम डाउन टू 50% ऑक्यूपेंसी, मतलब 50% ही रूम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे. बट अभी 0% चल रहा है, 0% ऑक्यूपेंसी. एंड लास्ट ईयर बिफोर लॉकडाउन, ओयो परचेस्ड अ कैसीनो इन लास वेगास. अभी किधर से पैसा लाएगा, सोचो ना, कौन जाएगा कैसीनो में. सो दे आर ऑन एक्विजिशन स्प्री, बट मनी नहीं है उनके पास, सिर्फ फंडिंग रेज कर रहे हैं. सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ विद इन 10 years दे आर आउट ऑफ बिजनेस, या somebody buys out. मेरे ख्याल से तो ओयो वगैरह ये सब खरीद लेंगे. इवन बाइजू, आई अटेंडेड लास्ट ईयर्स एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. मैंने थोड़े शेयर्स खरीदे थे, तो मुझे एजीएम का इन्विटेशन आ गया, तो ऑनलाइन ना, तो जियो मीट के थ्रू मैंने अटेंड किया. तो आई वाज सरप्राइज्ड कि जियो हैज ऑलरेडी मेड अ सिमिलर ऐप एज बाइजू. उन्होंने ऑलमोस्ट बाइजू ही बना दिया है. इनफैक्ट जियो मीट उन्होंने पूरा जूम बना दिया था. जूम ही है, जियो मीट इज जूम, बट जूम इज मच बेटर एक्चुअली, मुझे लगता है. तो ऑब्वियसली ओरिजिनल है, बट सेम बाइजू ऐप. ओनली थिंग इज कि दे आर नॉट लॉन्च्ड इट येट, दे आर रेडी टू लॉन्च. Maybe they are waiting for Baiju to fail, they will buy it. Baiju खरीद लेंगे. Because hunters बैठे हैं, they are just waiting. कभी खरीदना है. अभी फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस was waiting all this time कि फ्यूचर ग्रुप कभी डूब रहा है, डूबा, खरीद लिया. वही है ना, बड़े इन्वेस्टर्स का वही है, they wait and watch. अच्छा बाकी ऐसे स्नाइपर लेके बैठते हैं वो लोग. सब बाकी अन अकेडमी और वो वेदांतु वगैरह ऑल दोस क्लासेस ऑनलाइन वो सब भी चलते हैं कि ऑल दोस आर आल्सो फेलियर्स. बिजनेस वाइज रेवेन्यू नहीं है उतना, मतलब जितना दिखाना जाता है ना, उतना नहीं है, उतना रेवेन्यू नहीं है. मतलब दे आर, कैसे है ना, देखो ये ना, कैसे ना, यूएस में एक टाइम पे, ये आप ना वो एलॉन मस्क का बुक पढ़ो, मैं जो कल दिखा था ना, एलॉन मस्क का बुक पढ़ो. सिलिकॉन वैली में बहुत साल पहले, मतलब इंडिया में जो हो रहा है वो पहले वहां पे हो चुका है. वो क्रेज जो था ना ऑनलाइन बिजनेसेस का, वो ऑलरेडी वहां पे सिलिकॉन वैली में आके हो चुका है. तो वहां पे एक टाइम ऐसा आया था कि कुछ भी नया बिजनेस आ रहा था ना, ऑनलाइन बिजनेस, तो इन्वेस्टर्स यूज्ड टू पाउंस कि अरे हाँ मस्त बिजनेस है, पैसा डालो पैसा डालो पैसा डालो, एंड देन बिजनेस खलास. तो वैसा थोड़ा इंडिया में चल रहा है कि कुछ भी नया आ गया, ऑनलाइन है, चलो पैसा डालो, वैसा टाइप का इंडिया में चल रहा है. यूएस में हो चुका है,
वैसा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यू वांट टू स्टडी इंडियन मार्केट, स्टडी द यूएस मार्केट। जो यूएस में हो रहा है वो इंडिया में बाद में होता है 5-6 साल के बाद। तो आपको कंज्यूमर ट्रेंड समझना है, पहले यूएस का ट्रेंड समझो, फिर इंडिया का समझ जाएगा। सो सिलिकॉन वैली में वैसे ही था, वो वहां पे उसको एक वर्ड था उसको, आई थिंक ईयर 2000 के आसपास कुछ हुआ था, द आईटी बबल बस्ट हो गया था, ऐसा कुछ बोलते थे, आईटी बबल बस्ट हो गया था। बिकॉज दैट टाइम जो भी कंपनी लेके आ रहा था, आईटी कंपनी या ऑनलाइन कंपनी, लोग उसमें पैसा डाल रहे थे, डूब रहे थे। फिर नाउ यूएस के इन्वेस्टर एकदम शातिर हो गए, वो लोग ऐसा देख के करते। फिर इंडिया में कैसे, इंडिया में अभी सब नया है ना, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। तो भी अब आपने बोला मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, पीपल विल कम, ऐसा है। बिकॉज लोगों को इसने बता दिया अरे ऑनलाइन बिजनेस में बहुत पैसा है, तो लोग पैसा डालते हैं। टुमारो यू ऑल्सो स्टार्ट सम ऑनलाइन थिंग, पीपल यू विल गेट इन्वेस्टर्स, लेकिन वो सस्टेन कितना होगा वो पता नहीं, फिर वो केओस हो जाता है। फिर वो सिद्धार्थ जैसा हो जाता है, विजय सिद्धार्थ का पता है ना, ही हैड टू कमिट सुसाइड। उसने भी बहुत सारा फंडिंग रेस किया सीसीडी के लिए। सीसीडी देखने के लिए वाज रनिंग वेरी वेल, दे हैड द बेस्ट लोकेशंस। इनफैक्ट आई हैव टू से कि सीसीडी हैज द बेस्ट लोकेशंस। लोखंड वाला जाओ, किधर भी जाओ, हनुमान रोड पे सीसीडी है, कार्टर रोड पे है, एवरीवेयर दे हैड द बेस्ट लोकेशंस। परफेक्ट जगह पकड़ते थे। लेकिन अभी क्या, बिजनेस तो लॉस में, वैसा है। सो जो दिखता है वो नहीं रहता है, तो यू आर थोड़ा पीछे खड़े। एज वी आर फाइनेंस गाइज, वी आर कॉमर्स पीपल, हम लोग को फटक से समझना पड़ता है। ये बाकी लोग फंस जाते हैं, बट नॉट अस। वी लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, हम लोग आर पार देखते हैं। लोग क्या सिर्फ एड देखते हैं, हम लोग उसके पीछे का देखते हैं, वैसा है। वो आपको भी समझेगा धीरे धीरे, बट वॉट एवर आई हैव नोन अबाउट दैट बिजनेस, दे आर नॉट मेकिंग ग्रेट मनी। ऊपर भी नहीं बना रहा है, ऊपर का भी लॉस है। उबर कितना है, उबर तो सब लोग यूज करते हैं, फिर भी इन लॉसेस। कॉस्ट बहुत हाई है उनका। ओयो का देखो, ओयो भी किधर, कोई जा रहे नहीं ओयो में, कौन जाएगा। एयरबीएनबी भी अभी थोड़ा डाउन है, नोबडी इज गोइंग यूजिंग एयरबीएनबी राइट नाउ। ट्रैवल एंड सेक्टर तो खत्म है। Airbnb is not an Indian company, no? No, it's a US company. In But fact, Oyo is. last Oyo is an Indian company. Yeah. Airbnb is an American company. Last year it got listed. It was one of the biggest IPOs there. You can study about that. Airbnb got listed last year. So they wanted to raise funds because they didn't have funds. So वो है, ये देखो, गौरव was asking BSE NSE trading turnover देखो, this is the percentage of total listed equity shares, 13.62%. number of equity shares traded and 279.13%. मतलब इतना हाई टर्नओवर है, मतलब इतना हाई ट्रेडिंग हो रहा है उस पे, एवरी डे ट्रेडेड। तो यहाँ पे क्या बोला है, based on the information on the website of BSE NSE, the trading turnover of equity shares or for BSE NSE for March 18 to February 19 preceding the calendar month in which the public announcement is made. So chalk exchange दिया, number of equity shares traded, total number of listed equity shares of target company, trading turnover as a percentage of total listed equity shares. So ये दिया है। फिर ये ऑफर प्राइस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे पढ़ने वाले थे। ये ऑफर प्राइस कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफर प्राइस कैसे निकलता है, 980 कैसे निकलता है। सेबी के ने क्या बोला है कि देयर आर 5 कंडीशंस, उसका जो हाईएस्ट है यू हैव टू टेक। पहला है हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी फॉर एनी एक्विजिशन अंडर द एग्रीमेंट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफर। सिद्धार्थ को कितना दिया अंडर द एग्रीमेंट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब सिद्धार्थ को कितने में खरीदा, 980 पर शेयर, तो वो ले लो पहले। ओके, वो एक प्राइस हो गया। देन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेएबल फॉर एक्विजिशंस बाय एक्वायरर ड्यूरिंग 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। लास्ट ईयर बिफोर द अनाउंसमेंट कुछ खरीदा है अपार्ट फ्रॉम ये जो है, ये अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ खरीदा है,
एलएनटी ने कुछ परचेस नहीं किया था, नॉट एप्लीकेबल। तो उसका वेटेड एवरेज देना पड़ता है। वॉल्यूम वेटेड मतलब लास्ट 52 वीक्स में अगर कुछ परचेस किया रहेगा एलएनटी ने इन द कंपनीज ऑफ द कंपनी शेयर्स, उसका वेटेड एवरेज प्राइस देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं है। Then highest price paid or payable for any acquisition by acquirer during 26 weeks immediately. 26 वीक पहले मतलब हाफ ईयर में कुछ को एक्विजिशंस किया है, नॉट एप्लीकेबल, नहीं किया है, तो हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर दैट वो भी नहीं है। देन वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस फॉर इक्विटी शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज immediately preceding the date of public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded. NSE पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो एनएससी पे बहुत सारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। ओके, तो लास्ट 60 डेज में जो ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स माइंट्री के, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, कल मैंने दिखाया था वॉल्यूम वेटेड एवरेज मतलब जो भी ट्रेड्स हुए हैं उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालना। सो शेयर्स प्राइस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 885 कुछ आ रहा है लास्ट 60 डेज। एंड वेयर द शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड द प्राइस डिटरमाइंड बाय एक्वायरर। जब ट्रेडर लिस्टेड नहीं रहता ना कभी, या ट्रेड नहीं हो रहा है, लिस्टेड है बट ट्रेडिंग नहीं हो रहा है शेयर्स में, तो they have to decide the price. The acquirer and the managers to the offer will take into account the valuation, like book value क्या है कंपनी का, that comparable trading multiples, EPS वगैरह, other parameters, वो तो फिर प्राइस निकालेंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पे। So 885 या 980, whichever is higher, which is higher, 980, we'll take that. So वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इतना इधर लॉजिक था। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वेटेड एवरेज प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं, द प्राइस एट विच the acquirer has purchased the shares of the Mindtree company in the last year. They are not purchased. अभी जो परचेस किया वो नहीं, उसके पहले लास्ट ईयर कुछ खरीदा है, अगर खरीदा है सपोज 2-3 बार उन्होंने 2-3 शेयर्स मतलब पहले 1000 खरीदे फिर और 2000 3000 खरीदे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकाला। यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड मार्केट एवरेज प्राइस मतलब लास्ट 60 डेज में जो भी ट्रेड्स हुआ है उसका वेटेड एवरेज प्राइस। तो हाईएस्ट इज 980, तो विल टेक दैट, वही। And this will be audited by ये Sharp and Tanan करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बहुत वेरी बिग सीए फर्म, दे विल बी ऑडिटिंग दिस प्राइस। ये मतलब प्राइस बराबर लिया है ना वो सब देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन है यहाँ पे एक्चुअली, ये अभी आपको इजीली समझ गया, लेकिन ये एक्चुअली ना ये बड़ा प्रोविजन है जो एक्चुअली नहीं समझता। अगर आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे पढ़ा था ना तो नहीं समझते। देखो ये पूरा ऑफर प्राइस का, ये देखो ये यहाँ पे दिया है, हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर 980, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नॉट एप्लीकेबल, highest price paid payable for an average not applicable 26 days 26 weeks sorry, volume weighted market average price 60 days not applicable, yeah applicable sorry this 885 कुछ था, and whether shares are not traded same। समझ गया अभी? ग्रेटनेस देखा उधर जो है वही यहाँ पे, समझ रहा है? ऑफर प्राइस कैसे आया, मिनिमम ऑफर प्राइस वो होगा, ये मिनिमम है, ज्यादा भी दे सकते हो, अंडरस्टूड? वो पढ़ा वही है। यस मानव, Yes, sir. समझ आना? Yes, sir. कुछ नया नहीं है, वही है। ओके, देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की फंडिंग रिक्वायरमेंट इतना है, टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑफर इज दिस मच मनी, 5000 कुछ है, 5000 crores कुछ आएगा। एंड वहां पे बताना पड़ता है कि एक्वायरर कंफर्म्स दैट इट हैज मेड फॉर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, एस्क्रो अकाउंट में पैसा और डाला है फॉर फुलफिलिंग द पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ये सब दिया है। एंड शार्प एंड आनंद ने वो सर्टिफाई भी किया, यस दे हैव डन इट। तो यहाँ पे दिया देखो कि in accordance with regulation, the acquirer and managers to the offer and escrow bank have entered into escrow agreement on March. Pursuant to the offer escrow agreement, the acquirer has established an escrow account under name and title Mindtree Open Offer Escrow Account, bearing account number वगैरह, and उसमें उन्होंने 578 करोड़ अभी तक डिपॉजिट किए हैं, 578 करोड़ डिपॉजिट किए। ओके, अभी तुम लोग पूछोगे इतना क्यों किया है, पैसा तो 5000 करोड़ है। बिकॉज द रीजन यहाँ पे दिया है उसका इज एस्क्रो अकाउंट में देयर इज अ लिमिट ऑन मनी, कितना डालना है, शायद यहाँ पे है तो दिखा दूंगा मैं आपको।
ये देखो escrow account for consideration payable under open offer up to 500 crores. अगर 500 करोड़ तक पे करना है 20% of the consideration. अगर consideration payable under the open offer exceeding 500 crore, मतलब यहाँ पे 500 crore, तो 25% of 500 crore, 500 crore का 25% ले लो, उसके ऊपर जो बैलेंस है मतलब 4,500 करोड़ जो है उसका 10%. ओके, सो जस्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ. ये केस में 5,000 करोड़ के आसपास जा रहा है. सो एक सेकंड, 500 इंटू 25%, 125 आता है, एंड 4,500 करोड़ है, उसका 10%, 450. सो 450 प्लस 125, अराउंड 575, मतलब थोड़ा राउंड फिगर करके 575. तो यहाँ पे कितना है, कितना साइड में निकाला है एस्क्रो में, 578. समझ गया? बिकॉज 5,000 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, 5029 है. समझ गया कैसे आया? क्लियर? एस्क्रो अकाउंट भी समझ गया? Yes. ग्रेट. एंड वो अकाउंट चलाने के लिए भी मैनेजर्स को ऑथराइज देंगे, कंपनी कुछ नहीं करेगा. मैनेजर्स ऑफ टू द ऑफर हैव बीन फुली ऑथराइज्ड कि तुम लोग संभाल लो, सब पेमेंट देख लो. एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वो सब टाइम पास, कि टेंडरिंग पीरियड कभी चालू होगा, ये वो सब, एलिजिबिलिटी क्या है कि हम लोग ये ऑफर भेजेंगे वगैरह, वो सब टाइम पास. बाकी आगे सब नॉर्मल है. मेजर प्रोविजंस कवर हो चुके हैं. फिर ये प्रोसीजरल है कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर तो कैसे अप्लाई करना है, ये वो फॉर द ऑफर हम लोग ये भेजेंगे. नॉन रेसिडेंट के लिए ये सब टाइम पास. एंड ये दिया है, ये एंड में, दिस इज द फॉर्म, एक्चुअली दिस इज द फॉर्म यू हैव टू फिल एंड सबमिट. ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस कम एक्नॉलेजमेंट. तो यू आर अ शेयर होल्डर, आपको ये लेटर ऑफ ऑफर आ गया ना, तो ये कट करके आपको भेजना पड़ेगा. प्लीज सेंड दिस फॉर्म विद TRS जनरेटेड बाय ब्रोकर सेलिंग मेंबर एंड एनक्लोजर टू द रजिस्ट्रार. ये दिया है एड्रेस, आपका नाम भी डाल के यहाँ पे साइन करके दे दो. दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. समझ गया? दैट इज द थिंग. एंड लास्ट is this: once the offer is complete, then you have to again give advertisement in the newspaper. You have to give advertisement in the newspaper. Post offer advertisement under the regulations. ये सब उसमें वही है कि ये क्या ऑफर हुआ. ये देखो, प्रपोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट ये था. देखो ना, देखो 980 एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स, ये टेंडर्ड थे इन द ऑफर. ओके, एक्चुअल खरीदे इतने, और लोगों ने भी अप्लाई किए रहेंगे. देन शेयर्स जो खरीदे, शेयर्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ ऑफर 31%, ये सब दिया है. सो क्या किया वो दिया है, कितना मतलब ऑफर आफ्टर कंप्लीशन दिया है. एंड देन कैसे कैसे एक्वायर करते गए वो दिया है शेयर्स. एंड ये सब लीड बैंकर्स ये है. बेसिकली दिस इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड आफ्टर द ऑफर मतलब आफ्टर द ऑफर इज कंप्लीट, कि जस्ट टू से कि वी कंप्लीटेड द ऑफर सक्सेसफुल. दिस पब्लिश इन न्यूज़पेपर. उतना ही है. तो बेसिकली उतना ही है कि इसमें बताया कि हम लोग ने ये ऑफर कंप्लीट कर लिया. ओके, तो यहाँ तक. ओके, ये सब अपना एक्चुअली हो गया है. ये एक्चुअली इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया पूरा, तो ये समझिए आपको. अभी इसमें ना, कल मैंने एक आपको बताया था वॉलेंट्री ओपन ऑफर. ओके, वॉलेंट्री ओपन ऑफर का थोड़ा बताया था.
ये कल वॉलंटरी ओपन ऑफर कभी था कि आपके पास ऑलरेडी 25% से ज्यादा है, मे बी यू आर पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑल्सो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स पड़े एंड यू वांट टू मेक अ ओपन ऑफर, कर सकते हो। इवन इफ आपने कुछ मतलब रिसेंट एक्विजिशन नहीं किया जिससे मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहले से आपके पास पड़े हैं, या बिकॉज ऑफ राइट्स या बायबैक की वजह से आपके पास ज्यादा शेयर्स आ गए कंपनी के, सो आपका कुछ आपने कुछ नहीं किया है एंड आपके पास 25% ज्यादा शेयर्स है। तो अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल है, ये केस बहुत ही फेमस है, वेदांता, तो वेदांता ग्रुप सुना रहेगा आपने। तो वेदांता का जो प्रमोटर ग्रुप है, they made a voluntary open offer recently. They wanted to acquire more shares of the company. तो ये वेदांता का ये है, दिस इज अ वॉलंटरी ओपन ऑफर, अभी रिसेंटली है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो गया बिकॉज द शेयरहोल्डर्स डोंट वांट टू सेल ओनली, ऐसा कुछ चल रहा है उनका। लास्ट ईयर दे मेड अ बायबैक, जब शेयर 100 रुपीज पे चल रहा था, वेदांता का जो प्रमोटर ग्रुप है, अनिल अग्रवाल इज द ओनर, तो उसने बायबैक किया, ही वांट्स टू डिलिस्ट द कंपनी, उसको डिलिस्ट करना है। तो लास्ट ईयर ना ही मेड अ बायबैक ऑफर कि एट कुछ 85 100 कुछ नहीं 120 कुछ प्राइस था, he wanted to, and that time price was around 85 of the company last year वेदांता का, that time he made a buyback offer, he want to buy back, तो शेयरहोल्डर से दिया ही नहीं शेयर्स, वो फेल हो गया, ठीक है। आज 235 पे शेयर चल रहा है, सो ही मेड अ वॉलंटरी ओपन ऑफर कि चलो मुझे और शेयर्स दे दो, वॉलंटरी करता हूँ, चलो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स है, मुझे और शेयर्स बाय करने, तो वॉलंटरी ओपन ऑफर किया, वो भी 50% ही सब्सक्राइब हुआ, मतलब 50% लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो पीपल आर नॉट रेडी टू सेल द शेयर्स ऑफ वेदांता, इतना बड़ा कंपनी है वो। तो ये है, ये दिस इज द डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। So this is to inform you that the company has received a copy of the press release issued by VRL. VRL मतलब वेदांता का जो प्रमोटर ग्रुप है, it is called Vedanta Resources Limited. It is the promoter holding. So they are holding majority stake in Vedanta through Vedanta Resources Limited. That is the promoter group. तो उन्होंने वॉलंटरी ओपन ऑफर दिया है इन कनेक्शन विद द वॉलंटरी ओपन ऑफर मेड बाय वेदांता रिसोर्स लिमिटेड अलॉन्ग विद पर्संस एक्टिंग इन कंसर्न। सो वेदांता लिमिटेड, ये कंपनी को वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने, प्रमोटर ग्रुप है, उन्होंने ओपन ऑफर दिया, वॉलंटरी ओपन ऑफर, दिस इज द ओपन ऑफर। सो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, ये आपको पढ़ सकते हो, इसमें नहीं जाऊंगा मैं, डरो मत। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द वेदांता का प्रमोटर ग्रुप हैज मेड अ वॉलंटरी ऑफर कि वी वांट टू बाय मोर शेयर्स इन द कंपनी एंड द शेयरहोल्डर्स आर नॉट सेलिंग ओनली, बहुत टाइम से चल रहा है इनका, लास्ट ईयर से चल रहा है। एक मिनट दिखाता हूँ कितना खरीदने को ट्राई कर रहे हैं, देन दिस इज द लास्ट, देन खत्म हो गया अपना, देन यू कैन एंजॉय योर वीकेंड। एक सेकंड, ये देखो वॉलंटरी ओपन ऑफर के लिए मिनिमम कितना है, 10%। यहाँ पे देखो ये थोड़ा ऊपर चल रहा है, बट ये देखो रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द वोटिंग शेयर कैपिटल, सो दे हैव मेड अ ऑफर फॉर 10%, वॉलंटरी में मिनिमम 10% के लिए आप कर सकते हो। सो द प्रमोटर ग्रुप ऑफ वेदांता हैज मेड अ 10% ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्वायरर कौन है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, ठीक है। फिर उनका दिया है, वेदांता का दिया है क्या है वगैरह, एंड दे हैव मेड अ ओपन ऑफर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज आल्सो आई थिंक फेल्ड। नाउ दे हैव मेड अ ऑफर एट अ हाई प्राइस आल्सो, प्राइस भी दिया रहेगा शायद, लेकिन शेयर होल्डर्स को बेचना ही नहीं है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। हाँ देखो प्राइस एट 160 कुछ प्राइस है, लेकिन उसके बाद और प्राइस ऊपर चला गया, आज कुछ 230 या कुछ ट्रेड कर रहा है ऐसा। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही था कि दे मेड अ बायबैक ऑफर, प्राइस और ऊपर चला गया, सो वैसा है। सो दिस इज अ वॉलंटरी ओपन ऑफर, जहां पे क्या हो रहा है कि द प्रमोटर ग्रुप इज ट्राइंग टू एक्वायर मोर, तो वॉलंटरी ओपन ऑफर का रूट उन्होंने लिया है, एंड दिस इज द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दैट हैज बीन फाइल्ड विद सेबी। सेम इसके लिए जेपी मॉर्गन एंड के फिनटेक करके कंपनीज, एक्चुअली जेपी मॉर्गन इज द रजिस्टर, ये अपना मर्चेंट बैंकर, एंड के फिनटेक इज द रजिस्ट्रार। इनका भी देखो ये पूरा एक्टिविटीज है, ये सब लेवल दिया है, कभी टेंडरिंग ऑफर, आई थिंक ये कभी ओपनिंग डेट मार्च को चालू हुआ था, 15 मार्च को खत्म हो गया,
तो ये भी आई थिंक नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो ये सब है, ठीक है। बाकी सब सेम। अभी तो आपको समझ जाएगा। बेसिकली कैसे है ना, अगर आपने एक पब्लिक स्टेटमेंट समझ गया ना आपको, या एक आपने ऑफर डॉक्यूमेंट समझ गया ना, तो आपको फिर कितने भी कंपनीज का मैं आपको दूं ना, आपको समझ आएगा, सेम ही फॉर्मेट है। समझ गया? आज आपने जो पढ़ा है, उसके बाद आप कोई भी कंपनी का पढ़ सकते, एंड दैट इज व्हाट आई वांट, कि इसके बाद कोई भी कंपनी का ऑफर आएगा, वॉलंटरी ऑफर, मैंडेटरी ऑफर, यू शुड बी अपडेटेड अबाउट इट एंड शुड बी स्टडिंग अबाउट इट। पर एग्जाम के नहीं, अपने लिए, फॉर गेनिंग नॉलेज। मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, बट दिस इज व्हाट विल गेन गिव यू नॉलेज, एंड मजा भी आएगा। बट दिस इज वेयर दिस, यही आपका फील्ड है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ये फील्ड के आप बादशाह हो, ये सब आपका फील्ड आता है, ये फोर्टे आपका है, ठीक है। सो आई थिंक हाँ, सो मैं बताता हूँ किधर तक अपना हो गया। सो यू कैन रीड अप टू दिस, जो मैंने कवर किया है आज, यू कैन रीड अप टू, ये पूरा मैंने कवर किया है। ऑफर प्राइस भी कवर हो गया है। हाँ, इधर तक आप आराम से कर सकते हो, 1731 तक कर सकते हो। बचता है सिर्फ एग्जाम्शन। एग्जाम्शन मतलब मैंने बोला था ना कि बायबैक के बाद आपका बढ़ गया तो डिलिस्टिंग ऑफर बचता है, एंड लास्ट का इवन डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर आप पढ़ सकते हो। ये हो गया अपना डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, ये भी हो गया। लास्ट पार्ट भी पढ़ सकते हो। सिर्फ बीच का जो है ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, डिलिस्टिंग ऑफर, एग्जाम्शंस, ये छोड़ के बाकी सब आप पढ़ सकते हो। अपना खत्म हो गया है। वी हैव सक्सेसफुली फिनिश द टेक ओवर कोड प्रैक्टिकली। समझा कि नहीं टेक ओवर कोड? मजा आया कि नहीं? ऐसे ही हम लोग ICDR भी करने वाले। अंडरस्टूड ना? नाउ यू कैन रीड दिस, प्लस आई विल ट्राई टू सेंड यू दीज फाइल्स। ये भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो वो भी अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बना के सब रख देना। ओके, सो यू विल बी इजीली एबल टू रिकलेक्ट व्हाटएवर वी डिड। ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो तो नाउ सी यू ऑन मंडे। मंडे को मिलते हैं। Yes, sir. ओके, चलो बाय बाय, Thank you, टेक sir. केयर। Enjoy your weekend. यस, सेम टू यू, बाय बाय। Thanks, sir.